वेलकम टू एसएससीआर। एंड आज आपकी इस क्लास में सीजीएल के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये मैंने हंटर सीरीज में चेंज किया है, मेजर चेंज किया है, क्योंकि मैंने देखा है कि एग्जाम में आपको पता है कि 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, और बच्चे जो 50% है उसमें 40% उन्हीं टॉपिकों से होते हैं, बस थोड़ा अलग डिटेल में पूछता है। और 10% तो आपको पता है कि रेंडमली होते हैं। तो हमें 90% को टारगेट करके चलना है। तो वो किस प्रकार कर सकते हैं हम, इसलिए मैं आपको आज से सीजीएल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और किस ईयर के हैं वो आप में इतना दिमाग है कि आप समझ सकते हैं किस ईयर के होंगे। आपका कंप्लीटली मतलब बाइलिंगुअल रहने वाली ये क्लास। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश का मतलब बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हम इस क्लास को करने वाले होंगे। हमने रिस्क लिया है क्योंकि आपको पता है, जैसे आप पॉलिटी में पढ़ते हो कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, ऐसे जो केस हैं, हो सकता है आपको भविष्य में एसएससीआर वर्सेज एसएससी का केस देखने को मिले। आप उसके जजमेंट को पढ़ो। ये तो मजाक की बात थी, लेकिन रिस्क लिया है तो आपको शेयर करना है, क्लास को लाइक करना है। एंड इसकी जो पीडीएफ होगी आपको वो टेलीग्राम पे मिलेगी। बाकी ज़्यादा मैं आपका टाइम नष्ट करूँगा नहीं। जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विशेस द एलिफेंटा केव्स फ्रॉम अदर रॉक कट सिटीज साइट्स ऑफ अर्ली इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एलिफेंटा गुफाओं को प्रारंभिक भारत के अन्य चट्टान कट स्थलों से अलग करती है। महाराष्ट्र में क्या है कि मुंबई के पास एक एलिफेंटा गुफाएं हैं। तो प्रश्न ये आया था कि ऐसी क्या इनमें मतलब विशेषता है, क्या एक इनकी स्पेशल क्वालिटी है जो इन्हें अलग करती है बाकी चट्टानों से। तो इनके ऑप्शन थे, और इनमें जो सबसे आपका करेक्ट था वो ये वाला था। ये गुफाएं शैव विषय वस्तु, यानी जो भगवान शिव को मानने वाले होते हैं उन्हें शैव बोलते हैं। ये गुफाएं शैव विषय वस्तु पर केंद्रित है तथा इनमें प्रकाश और छाया के माध्यम से मूर्तिकला की गहराई दिखाई देती है। द केव्स फोकस ऑन सिवेट themes and feature sculptural depth through light and shadow, यानी कि लाइट और शेडो के थ्रू ये उसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो इसमें हमें देखने को मिलती है। और जो आपके भगवान शिव को मानने वाले जो शिव हैं यानी शिवाइट हैं, उसकी जो विषय वस्तु है उस पर यह केंद्रित है। अब इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के निकट एक द्वीप पर स्थित चट्टानी गुफाएं हैं जो शिव की विशाल बेसाल्ट मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। Elephanta caves are rock caves on an island near Mumbai, famous for large basalt sculptures of Lord Shiva। होता क्या है कि मतलब मुंबई में द्वीप के पास है ये, मतलब अगर आप देखोगे तो गेटवे ऑफ इंडिया है, वहाँ से करीब 11 किलोमीटर दूर है ये। और इसका नाम तो अलग था कुछ, इसे धारापुरी करके ऐसे था। लेकिन वहाँ क्या है कि बड़ा सा पत्थर का मतलब एलिफेंट की एक मूर्ति थी। तो उसको देख के जो आपके विदेशी आपके जो पर्यटक हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उन्होंने इसे एलिफेंटा एलिफेंटा कहना स्टार्ट कर दिया, और फिर वहाँ से इसका नाम एलिफेंटा ही बढ़ गया। इसका जो इतिहास और राजवंश है वो देख लेते हैं। तिथि जो है वो 5वीं 6वीं सदी ईस्वी, कुछ चरण 8वीं सदी तक, यानी कि उस समय जो आपका गुप्त राजवंश वगैरह हुआ करते थे, राष्ट्रकूट हुआ करते थे, उस समय की बात है। इसे जो संरक्षण दिया, यानी इसे किसने प्रोटेक्ट किया, तो वो एक तो कलचुरी वंश था आपका। और बाद में जो है आपके राष्ट्रकूट जो थे, उनका भी इसमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसे यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसे 1987 में इसे मतलब शामिल किया गया इसको। एलिफेंटा द्वीप घरापुरी मुंबई हार्बर में बेसाल्ट टीले और खाइयों के साथ। एलिफेंटा आइसलैंड इन मुंबई हार्बर बेसाल्ट हिल्स विथ ड्यूनेज। मैन केव्स 1 to 5, जो आपकी वेस्टर्न हिल है यानी पश्चिम टीला। छोटी जो है आपकी स्मॉलर वो 6-7 पूर्वी टीला। गुफा एक महान गुफा, स्तंभों वाला सभागार यानी पिलर्ड हॉल। पार्श्व कक्ष और गर्भगृह में विशाल शिव पैनल, मतलब लेटरल चैम्बर्स एंड बैक सेंक्स्ट्रम विथ मैसिव शिवा पैनल, यानी भगवान शिव की काफ़ी गहरी और मतलब विशाल मूर्ति हैं। गर्भगृह क्या होता है, मंदिर का जो भीतर का भाग होता है ना, जहाँ पे टेम्पल में जहाँ जो मूर्ति होती है भगवान की वो रखी जाती है, उसे गर्भगृह बोलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से ये 11 किलोमीटर दूर है आपकी जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं। प्रसिद्ध जो मूर्तियां हैं वो त्रिमूर्ति है। सदाशिव गुफा एक की दक्षिण दिशा पर त्रिमुखी शिव। त्रिफेस्ट शिवा ऑन साउथ वॉल ऑफ केव फर्स्ट, जो आपकी केव नंबर फर्स्ट है उसमें। योगेश्वर, नटराज, अर्धनारीश्वर, गंगाधर, ये शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाती और विशाल पैनल पे ये आपके अलग अलग भगवान शिव के जो आपको पता है रूप है। एक तो योगेश्वर यानी जो योगा करते हुए, नटराज जो आपको पता है नाचते हुए, अर्धनारीश्वर आधा पुरुष आधा महिला, ये गंगाधर जिन्होंने गंगा को अपने बालों में धारण किया था। तो ये कुछ उनके रूप हैं भगवान शिव के, उनको ये प्रदर्शित करती हैं। त्रिमूर्ति में आपको बताया कि क्या है कि भगवान शिव को एक तो बताया गया सृजनकर्ता, यानी कि जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, मतलब ये जो आपका पूरा वर्ल्ड है उसे क्रिएट किया, सृजनकर्ता बोलते हैं इसको। फिर संरक्षक, यानी कि जिसने प्रोटेक्शन दिया, उसका मतलब पालन पोषण किया। फिर आपका आता है जो विनाश करते हैं, यानी संहार करता, यानी इसका जो एंड करेंगे वो संहार करता, वो भी यही है। तो ये 3 रूप हैं भगवान जो आपके शिव हैं,
उसको ये त्रिमूर्ति दिखाती है कि इन्होंने क्रिएट किया है और यही इसको चला रहे हैं और यही इसका एंड भी करेंगे। तो ये कुछ यहाँ की प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं। अगला प्रश्न आपका जो बस्तर का गोंचा उत्सव है उसके बारे में है। तुर्की ए मोकन मेड ऑफ बम्बू यूजेज गोंचा फ्रूट एज बुलेट्स, यानी कि तुर्की जो बांस से बनी एक नकली बंदूक है जिसमें गोलियों के रूप में गोंचा फल का उपयोग किया जाता है। रथ यात्रा चालुक्य शासकों द्वारा शुरू की गई थी। रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल दशमी को शुरू होती है और द्वितीया पे समाप्त होती है। तो इसमें आपका जो 1 और 2 है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ये तुर्की जो है ये बांस की बनी हुई एक नकली बंदूक होती है और एक रथ यात्रा जो होती है आपकी ये चालुक्य शासकों द्वारा शुरू की गई थी। ये तीसरा वाला आपका जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। आपका जो बस्तर का गोंचा फेस्टिवल, बस्तर आपको पता है छत्तीसगढ़ में स्थित है। उत्पत्ति जो है वो स्थानीय आदिवासी परंपराओं से हुई है, विशेषकर गोंड समुदाय से जो अपने देवताओं और पूर्वजों का सम्मान करते हैं। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लोकल ट्राइबल ट्रेडिशंस स्पेशली द गोंड्स टू ऑनर दियर डाइटीज एंड एंसेस्टर्स, यानी अपने पूर्वजों और देवताओं को सम्मान देने के लिए जो गोंड समुदाय है वहाँ की आदिवासी परंपरा है ये। आमतौर पे जो मानसून से पहले आयोजित किया जाता है ताकि अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके कि हम अब हमारी जो आने वाली होने वाली जो फसल होगी वो अच्छी हो सके उसके लिए। लोकेशन जो है इसकी वो बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में है। एंड समय जो होता है वो आमतौर पे अप्रैल या मई में, यानी मानसून से पहले बिफोर द मानसून जो है ये मनाया जाता है आपका। मुख्य स्थल जो है आपका आदिवासी गांव और सामुदायिक मैदान, ट्राइबल विलेजेस एंड सेंट्रल कम्युनिटी ग्राउंड्स, वहाँ पे ये मनाया जाता है आपका। अगला प्रश्न आपका कार्नेटिक म्यूजिक से था, यानी कर्नाटक संगीत से। इन कार्नेटिक म्यूजिक ए लघु विथ 5 बीट्स इज नोन एज, तो उसे खंडा बोलते हैं। कर्नाटक संगीत में 5 ताल वाले लघु को खंडा जाति के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक संगीत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। लगभग 500 वर्षों में विकसित, जिसका मूल वैदिक गायन, मंदिर संगीत और शास्त्रीय ग्रंथों में निहित है। इवॉल्व ओवर 500 ईयर्स विथ रूट्स इन वैदिक चैंट्स, टेम्पल म्यूजिक एंड क्लासिकल ट्रीटाइजेस। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, इन्फ्लुएंस्ड बाय भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में आपको बताया कि जो भक्ति मूवमेंट हुआ था उससे इन्फ्लुएंस हुआ। पुरंदरदास जिन्हें कर्नाटक संगीत के आपको पता है जनक भी कहते हैं। त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षित जो आपका दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, इन्हें क्या है कि कर्नाटक संगीत में त्रिमूर्ति भी बोलते हैं, ध्यान रखना। त्रिमूर्ति जो है वो इन्हीं को बोलते हैं। जिसे रचनाकारों ने प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया कर्नाटिक म्यूजिक में। आगे चलते हैं, इसके जो स्ट्रक्चर और इसके जो घटक हैं यानी कंपोनेंट्स उनके बारे में देखते हैं। राग सुरविन्यास डिफाइंस द स्केल एंड मूड, स्वर और भाव का निर्धारण करता है। ताल प्रोवाइड्स द साइक्लिकल टाइम फ्रेमवर्क, समय चक्र का आधार ये ताल आपका दर्शाता है। स्वर 7 मुख्य स्वर होते हैं, 7 बेसिक नोट्स। सा रे गा मा पा ध नी, वो आपको पता ना, सा रे गा मा पा ध नी सा, तो इसमें 7 होते हैं, सा रे गा मा पा ध न। आलापना इम्प्रोवाइज्ड मेलोडिक एक्सपोजिशन, तानम मुक्त राग प्रस्तुति, यह आलापना होता है। कृति जो होती है आप रचनाकारों की स्थिर रचनाएं, कृति से नहीं, कृति अलग होती है। फिक्स्ड कंपोजिशंस बाय कंपोजर्स, यानी कि रचनाकारों की स्थिर रचनाएं होती हैं। तानम और पल्लवी उन्नत तान वादन तकनीक, एडवांस्ड इम्प्रोवाइजेशन टेक्निक्स, ये आपकी कुछ बेसिकली टर्म्स हैं। फॉर्म स्टाइल्स यानी कि रूप और शैलियाँ। वर्णम इंट्रोडक्टरी फीस शोकेसेस राग एंड ताल, आरंभिक रचना राग और ताल को प्रदर्शित करती है, यानी सबसे स्टार्टिंग में आपका वर्णन रहता है, वर्णम रहता है। फिर आपकी कृति या कीर्तन, देवताओं की स्तुति में भक्ति गीत। डिवोशनल सॉन्ग्स प्रेजिंग डाइटिस, यानी अपने भगवान को मतलब ग्लोरीफाई करते हैं, उनके लिए जो गीत गाते हैं। पदम और जावली भावनाओं प्रेम को व्यक्त करती है, एक्सप्रेसेस इमोशन लव डिवोशन इन परफॉर्मेंस। रागम तानम पल्लवी उन्नत तान वादन खंड, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है कि इसके जो रूट है कार्नेटिक म्यूजिक के वो वेदों में सामवेद वगैरह से निकले हैं, इसीलिए आपको जो ये शब्द मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। एडवांस्ड इम्प्रोविजनल सेगमेंट, अब इसकी कुछ शब्दावली देख लेते हैं। राग जो आपकी मेलोडी स्केल होती है। ताल यानी कि रैथम से साइकिल। कृति जो होती है वो फिक्स्ड कंपोजिशन। अलापना यानी इम्प्रोवाइज्ड मेलोडी। तानम यानी रिथमिक मेलोडिक इम्प्रोवाइजेशन। पल्लवी यानी ओपनिंग थीमेटिक लाइन ऑफ रागम तन्नम पल्लवी। और वर्णम जो होता है वो आपका इंट्रोडक्टरी, वो आपका कंपोजिशन होता है जिससे स्टार्टिंग होती है। फिर आपका जूडो से प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जूडो इज करेक्ट, कौन सा आपका सही है। तो जूडो की शुरुआत जो है वो 1882 में जापान में जिगोरो कानो द्वारा की गई थी। ये आपको पता है कि मार्शल आर्ट होती है, इसमें अलग अलग प्रकार के बेल्ट होते हैं। ब्लैक बेल्ट जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो ये जो फैक्ट है आपका एकदम करेक्ट है कि इसे 1882 में जापान में जिगोरो कानो ने बनाया था। इसके संस्थापक जिगोरो कानो थे। पारंपरिक जापानी जुत्सु तकनीकों से मतलब विकसित हुआ ये आपका।
1964 में टोक्यो ओलंपिक में ये ओलंपिक खेल बना, बिकेम एन ओलंपिक स्पोर्ट इन 1964 टोक्यो ओलंपिक्स। तो जो फोकस होता है वो अधिकतम दक्षता, न्यूनतम प्रयास और सामूहिक कल्याण और लाभ पे जोर देता है, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी, मिनिमम एफर्ट एंड म्यूचुअल वेलफेयर एंड बेनिफिट। वैसे इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है 10 मिनट का, वो देख लेना आप, क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछ रहा है आपका। फिर इसकी कुछ टेक्निक है जो है आपकी, एक तो है आपकी नेगेवाजा यानी फेंकने की तकनीक, थ्रोइंग टेक्निक, हिप थ्रो, कंधे से फेंकना और पैर से झाड़ना, फुटसिप्स। फिर आपका कातमेवाजा यानी कि पकड़ने की जो आपकी तकनीक होती है, ग्रेपलिंग टेक्निक्स, पिन, जॉइंट लॉक एंड चॉक्स, ये आपकी कुछ तकनीक होती है। फिर आपका रांडोरी जो आपका नॉन कॉम्पिटिटिव स्पेयरिंग टू प्रैक्टिस टेक्निक्स, यानी तकनीक का अभ्यास करने के लिए गैर प्रतिस्पर्धी मुकाबला। दान यानी ब्लैक बेल्ट रैंक जो होती है वो हाईएस्ट होती है इसमें, जो मास्टर जिसे बोलते हैं वो यही होता है। आपकी जो 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 की, ये क्या है कि सीचल में भी आया है यहाँ से और सीजीएल में भी आया है। तो इसका जो आयोजन था वो 12 जनवरी 2025 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ, तो आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। इसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार की आपकी दौड़ें होती हैं जो अलग अलग जगहों पे होती है, कहीं पर्वतों पे, कहीं जंगलों के बीच। 59वां जो आपका क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है वो भारत में वार्षिक राष्ट्रीय स्तर की दौड़ प्रतियोगिता है। इज एन एनुअल नेशनल लेवल रनिंग कंपटीशन इन इंडिया दैट टेस्ट एंड्योरेंस, स्टेमिना एंड स्पीड ओवर वेरी टेरन, यानी कि धैर्य, सहनशीलता और गति की परीक्षा लेती है। इसे जो ऑर्गेनाइजेशन जो इसे करवाता है, जो आपका ऑर्गेनाइज्ड बाय द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड एएफआई एनुअली, वो इसे हर वर्ष करवाता है। भारत में क्रॉस कंट्री दौड़ को बढ़ावा देने के लिए 1960 की दशक की शुरुआत में इसे शुरू किया गया था। 1960 में इसे स्टार्ट किया गया था। जो आपकी डिस्टेंस होती है कैटेगरीज, वो मेन के लिए 8 से जो 12 किलोमीटर उसके बीच, वुमेन के लिए 6 to 8 किलोमीटर के बीच, और जो जूनियर कैटेगरीज होती है उसमें थोड़ा कम होता है डिस्टेंस आपका। और आमतौर पे क्या है कि ये विंटर्स में आपका आयोजित होता है, यानी सर्दियों में, दिसंबर जनवरी में। फिर आपका प्रश्न था कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो निवेश रणनीति के अंतर्गत 2024 में इंडिया यूएई जो आपकी बिलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी विद इन इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, तो उसमें भारत का मुख्य फोकस क्या था, मतलब तो वो था कि मानक और राष्ट्रीय उपचारों के माध्यम से स्थापना के बाद निवेशकों का विश्वास सुनिश्चित करना, यानी अश्योर्स पोस्ट स्टेब्लिशमेंट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस वाया स्टैंडर्ड एंड नेशनल ट्रीटमेंट। मतलब क्या कि इन्होंने कुछ ऐसे नियम भी लेके आए कि जो आपके इन्वेस्ट करने वाले होंगे उनके साथ धोखा नहीं होगा, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ धोखा नहीं होगा, उनको एकदम बाहर नहीं निकाला जाएगा। ऐसे ही कुछ बढ़िया बढ़िया उनके लिए, मतलब ये ऐसे फैक्टर लेके आए जो उनके लिए मतलब पॉजिटिव थे। तो इससे क्या है कि उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही इंडिया का मुख्य, मतलब जो मेन फोकस था वो यही था। अगला आपका प्रश्न था संतोष ट्रॉफी से, कि द संतोष ट्रॉफी जो इसका 2022-23 का फाइनल अनोखे ढंग से वो रियाद में आयोजित किया गया था, जहाँ कर्नाटक ने मेघालय को 54 वर्षों के बाद खिताब जीता, 3-2 से हराया था, ध्यान रखना 3-2 से। संतोष ट्रॉफी जो है आपको पता है कि सर मनमथ नाथ राय चौधरी जो है, मनमथ नाथ राय चौधरी, उनके नाम पे स्टार्ट की गई थी। नाथ राय चौधरी, रॉय चौधरी, उनके नाम पे स्टार्ट की गई थी। इंडिया में फुटबॉल की एक आपकी इम्पोर्टेंट एक चैंपियनशिप है ये। संतोष ट्रॉफी भारत में प्रतिवर्ष आयोजित एक फुटबॉल प्रतियोगिता है, एनुअली होती है ये। इसमें राज्य टीम और सरकारी संस्थान आपके जो भाग लेते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होते हैं और स्टेट जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल कॉम्पिटिशन्स इन इंडिया, यानी भारत में सबसे प्राचीन जो फुटबॉल प्रतियोगिताएं हैं उनमें इसका नाम आता है। पहली बार 1942 में आयोजित, इसका नाम पूर्व भारतीय फुटबॉल संघ अध्यक्ष सर मनमथ नाथ राय चौधरी संतोष के नाम पर रखा गया। फर्स्ट हेड इन 1941, नेम्ड आफ्टर फॉर्मर इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट सर मनमथ नाथ राय चौधरी संतोष, उनके नाम पे। इसका जो इस बार जो संस्करण था, यानी अभी लेटेस्ट में जो है वो 78वां हुआ है, 15 नवंबर और 31 दिसंबर 2024 में हुआ है। इसमें 38 टीमों ने आपका भाग लिया और पश्चिम बंगाल जो है वो इसमें विजेता रही है आपकी, 33वां खिताब जीता है पश्चिम बंगाल ने। इसमें मतलब बांग्लादेश, मतलब जो आपका पश्चिम बंगाल है वो काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है, आपको पता है फुटबॉल के अंदर। यहीं से आपको पता है कि मोहन बगान भी यहीं पे है। मोहन बगान वेस्ट बंगाल में जो आपका काफ़ी फेमस फुटबॉल क्लब है आपका मोहन बगान। एंड उपविजेता जो है इस बार वो केरल रही। अंतिम स्कोर 1-0 रहा आपका, और जो सबसे टॉप स्कोरर थे इस बार वो रोबी हसंदा थे संतोष ट्रॉफी में, जिन्होंने 12 गोल किए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कविता अय्यर द्वारा लिखित लैंडस्केप्स ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्रॉट के सार को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है, यानी कि एक बुक है ये जो कविता अय्यर ने लिखी है। इसका मतलब जो सार है वो क्या है, वो है भारत में सूखे के मानवीय और पारिस्थितिक प्रभावों पर एक अध्ययन, ए स्टडी ऑन ड्रॉट्स ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स इन इंडिया। होता क्या है कि महाराष्ट्र जो है आपका, महाराष्ट्र
उसका मराठावाड़ा जो एरिया है, मराठावाड़ा, वहाँ पे जब सूखा पड़ता है मराठावाड़ा में, तो कैसी लोगों की कंडीशन रहती है आपको पता है कि गरीब आदमी को खाने के लाले पड़ जाते हैं, उसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। लेकिन जो अमीर आपके जो जमींदार वगैरह होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, वो कहीं बाहर जाके सेटल हो सकते हैं। लेकिन आपके जो निचले तबके हैं समाज में, जो नीचे हैं, उनके पास पैसों की कमी है, सामाजिक रूप से जो दबले, मतलब जिनका शोषण हुआ है, दबे पिछड़े आपके जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो रहने वाले हैं, तो वो नहीं जा पाते, वहीं संघर्ष करना पड़ता है। तो इसी पे ये आपका कविता अय्यर ने लिखा था। और ये आपका नॉन फिक्शन है, यानी कि ये काल्पनिक नहीं है, ये एक सच्ची घटना है, सच्ची घटना पे आधारित, मतलब एक आपकी कहानी है, उपन्यास है आपका एक। इसे अभी जो 2021 में फर्स्ट टाटा लाइव वाला जो नॉन फिक्शन का मिला था अवार्ड, फर्स्ट टाटा लाइव बुक वाला, टाटा लाइव बुक अवार्ड था आपका, बुक अवार्ड इसे मिला, अवार्ड। और नॉन फिक्शन के लिए ध्यान रखना, नॉन फिक्शन के लिए वो इसे मिला। कविता अय्यर ने लिखी है, ध्यान रखना, ये भी आपका पूछा जाता है फिक्शन। ये आपका अभी सीजीएल में भी आया था, वापस आया था यार, यानी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए तो मैं आपको ये करवा रहा हूँ, मैंने मेजर चेंज इसीलिए किया है क्योंकि काफ़ी सारे भाई कमेंट भी कर रहे थे कि सर क्या ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन भी साथ में ऐड करो, तो मैंने सोचा क्वेश्चन के माध्यम से ही करवा दूंगा। यानी कि जो चीज़ मेरे को लगेगी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करनी है तो मैं उसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, उससे हटके भी कर दूंगा, तो ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगला जो आपका प्रश्न आया था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लेशियल, जो आपके लैंडफॉर्म्स होते हैं, जो इसके बारे में हमें, जो हिम नदी भू आकृतियाँ होती हैं, जो बर्फ़ की आपकी पता नदियाँ जो आती हैं, वहाँ अलग अलग प्रकार की आकृति निर्मित हो जाती है जब बर्फ़ आपको पता आता है तब। पहला जो आपका स्टेटमेंट था कि हैंगिंग वैलीज आर ऑफन फाउंड ओपनिंग इनटू मैन ग्लेशियल वैलीज एट हायर एलिवेशंस, यानी कि लटकती घाटियाँ जो होती हैं वो प्राय ऊंचे स्थानों पर मुख्य हिमनदीय घाटियों में खुलती हुई पाई जाती हैं। ऐसी लटकती घाटियों के इस पर प्राय त्रिकोणीय फलकों में विभाजित हो जाते हैं। तो एक और दो दोनों ही आपके इसके कथन जो है सत्य हैं। अब आप कहोगे सर एक्सप्लेन करो, तो ये क्या कि ये याद करने वाली चीज़ें हैं। एक्सप्लेन मैं आपको यहाँ करता हूँ। एक हैंगिंग वैली से एक छोटा घाटी है जो एक सहायक ग्लेशियर द्वारा बनाई जाती है। ए हैंगिंग वैली इज ए स्मॉल वैली covered by a tributary glacier that ends abruptly at the side of a larger U-shaped glacial valley, यानी कि बड़ी यू आकार की ग्लेशियल घाटी के किनारे अचानक समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रखना, इससे ये किस पूछा जाता है, ये लटकती घाटियों से, तो इसका ये भी होगा कि अचानक समाप्त हो जाती है यू आकार की ग्लेशियल घाटी के किनारे जाके। गठन जो होता है वो सहायक ग्लेशियर द्वारा जो बड़ी घाटी में मिलते हैं वो इसका निर्माण करते हैं। फॉर्मेशन बाय ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स मीटिंग ए लार्जर ग्लेशियर, जो बड़े से मिल रहे होते हैं तो वो बीच में बना देते हैं इसको। आकार जो होता है वो टिपिकली यू शेप्ड में होता है। यू आपको पता है काफ़ी चीज़ें यू शेप्ड में होती हैं। फीचर्स जो विशेषताएं, अचानक अंत, यानी एकदम ये एंड हो जाता है इनका। झरने और खड़ी दीवारें, ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं भारत में, और जो आपकी जोजेमाइट घाटी है, वैली है अमेरिका में, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये आपकी जियोलॉजिकल स्टडी, टूरिज्म, पास्ट ग्लेशियल एक्टिविटी एविडेंस, इसके लिए ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न आया था कि इसरो के मानव रेटेड LVM-3 रॉकेट पर क्रू स्पेक, जो आपका क्रू एस्केप सिस्टम है, उसका प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्रू एस्केप सिस्टम ऑन इसरोज ह्यूमन रेटेड LVM-3 रॉकेट? तो इसका क्या था कि प्रेक्षण की जो आपकी आपात स्थिति के दौरान क्रू मॉडल को सुरक्षित स्थान पर निकालना, यानी कि टू जेक्ट द क्रू मॉडल टू सेफ्टी ड्यूरिंग लॉन्च इमरजेंसीज। आपको पता है कि मान लो ऊपर जब आपका अचानक रॉकेट जाता है ऊपर आसमान में, तो उसमें कुछ आपकी दिक्कत आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो वहाँ उसके बीच मतलब जो अंदर जो बैठे हैं उसमें, उस क्रू मॉडल में, तो वो जो आपके आदमी हैं, जो ह्यूमन हैं, उनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए ये क्या करता है, ये उसको अलग कर देता है उस मॉडल से और फिर सुरक्षित स्थान पे ले जाता है। तो यही आपका क्रू स्पेस सिस्टम है जो आदमी को बचा लेता है इससे अलग करके। आपने अगर पबजी फ्री फायर खेल रखा तो आपको पता होगा कि इजेक्ट वगैरह क्या होते हैं, यानी कि बाहर निकलना, ये तो आपको पता है, नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके बारे में थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। इसरो का जो आपका LVM-3 है, इसका जो क्रू स्पेस सिस्टम है, वो मानव युक्त लॉन्च वाहन है जिसे गगनयान मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें क्रू मॉडल, सर्विस मॉडल और क्रू एस्केप सिस्टम शामिल है। ये सुरक्षा और भरोसे को बढ़ाने के लिए मानव रेटेड LVM-3 में विकसित किया गया है। CES सॉलिड मोटर से संचालित होता है और किसी भी समस्या की स्थिति में क्रू मॉडल को सुरक्षित रूप से अलग करता है। यह लॉन्च पैड से लेकर वायुमंडलीय उड़ान के बाद तक सक्रिय रहता है। CES का परीक्षण इन फ्लाइट अबोर्ड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। ये जो आपका व्हीकल है, जो आपका ह्यूमन रेटेड LVM-3, इसका वेट 53, इसका जो वेट है, इसका हाइट 53 मीटर है और जो आपका मास है वो आपका 640 टन है।
और 10 टन टू LEO तक इसका पेलोड है। और क्रू डिजाइंड फॉर 2-3 एस्ट्रोनॉट्स, यानी 2 से 3 अय्यर इसमें जाएंगे, जो आपके कृष्ण अय्यर हैं वो। अब इसका मतलब मेन ये क्या है कि आप देखते ही पता चल रहा है क्रू एस्केप सिस्टम कि उनको बचा लेगा। अब अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो ये तो है नहीं कि वो जो भीतर आपके एयर साहब बैठे हैं वो एयर साहब कहेंगे बालवीर बालवीर में बचाओ, फिर बालवीर कहेगा परियों मुझे पृथ्वीलोक पे बचाने जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है। इसका जो उपाय है वो ये है कि ये अपने आप इसको अलग कर देगा और मानव को बचा लेगा। ये कहेगा बबीता देखो मैं बच गया, कैसे बच गया, तो वो क्रू एस्केप सिस्टम की वजह से बच गया, ध्यान रखना। वो उसको अलग कर देगा और फिर वो भले ही ब्लास्ट हो लेकिन ये बच जाएंगे। और इनको फिर ये नीचे लैंड मतलब लैंड भी कर देगा। और फिर ये साहब आसमान में बोलेंगे और मैं आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, हमारा जो लॉन्च व्हीकल था मतलब जो जिसमें हम आए थे, जो हमारा मॉडल था वो तो नष्ट हो गया लेकिन हम बच गए। तो इसका यही आपका उपयोग है। अगला प्रश्न आया था आपका न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, यानी कि जस्टिस संजीव खन्ना से संबंधित। इज द 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वो न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। उन्होंने 2023 से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। तो ये आपका तीसरा वाला गलत है क्योंकि उन्होंने 2024 में कार्य किया है। तो फर्स्ट और टू जो है आपका करेक्ट है। ये यहाँ पे 2024 आएगा, ध्यान रखना। पद 51वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI के रूप में सेवा 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक इन्होंने सेवा दी, लगभग 6 महीने, यानी 183 आपके डेज इन्होंने अपना कार्यकाल किया। इनसे पहले जो आपके बताया DY चंद्रचूड़ थे 50वें CJI सेवा, उन्होंने नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक, यानी कि 2 वर्ष करीब इन्होंने अपना कार्यकाल रखा। संजीव खन्ना ने तो हम देख ही चुके हैं, ये आपकी अभी थे 51 के। इनके बाद जो अभी भूषण रामकृष्ण गवई थे 52 वाले, ये आपको पता है 14 मई को इन्होंने शपथ ली थी और अभी कल परसों में ये हो चुके हैं आपके सेवानिवृत्त। अब सूर्यकांत बने हैं आपके 53वें CGI। और जो फर्स्ट थे आपके वो कौन थे इंडिपेंडेंस इंडिया में, अब जो आपके स्वतंत्र भारत में इंडिपेंडेंस इंडिया, वो हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया वो थे। कानिया, ये वो नहीं है जो कानिये वेस्ट वगैरह जो होते हैं, वो आपके वो नहीं है। आई डोंट नो, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद कान्ये वेस्ट। तो ये वाले वो नहीं है, ये हरिलाल जी कान्ये, ये स्वदेशी हैं वो विदेशी हैं। इनमें अंतर करना सीखे देवी, वरना देसी और विदेशी के इस भ्रम में आप कहीं फंस जाएंगे। संबंधित अनुच्छेद यानी जो रिलेटेड आर्टिकल होते हैं आपके इनसे CGI से, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी योग्यता कि उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो मानसिक रूप से विकसित नहीं होने चाहिए वरना वहाँ जाके मेरी तरह कुछ भी बक देगा। ये उसकी एक प्रमुख होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए। और उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है आर्टिकल 124 का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति, CGI से संबंधित प्रक्रियाएं कि वो कैसे जो अलग अलग आपके जो होंगे जस्टिस उनकी नियुक्ति करेंगे। आर्टिकल 126 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति की व्यवस्था। आर्टिकल 128 सर्वोच्च न्यायालय में विशेषज्ञ सलाह के लिए न्यायाधीश द्वारा दी जाने वाली राय। और आपका आर्टिकल 217 यानी कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन और कॉलेजियम प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो आपके आर्टिकल हैं, याद रखने पड़ेंगे आपको। फिर आपका जो NPP यानी जो आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है, उससे प्रश्न आया था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर पार्ट ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सन 2000 में जो आपकी बनी थी उसका। 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 years ऑफ एज, इंक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट टू इंश्योर डेमोग्राफिक डिवाइडेंड यानी कि जनसांख्यिकीय लाभांश सुनिश्चित करने के लिए प्रजनन दर में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करना, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ्स, लड़कियों के लिए देर से विवाह को बढ़ाना, प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। ये हमारी सोसाइटी में काफ़ी आज भी कमी है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि घर वाले अपनी मर्जी से कभी भी करा सकते हैं, लेकिन ये गलत है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अधिकार है कि वो कब करना चाहता है विवाह, कोई ना भी करना चाहे तो वो भी उसका अधिकार है ना। तो इसमें आपका 1, 3 और 4 सही है। 2 वाला जो है वो आपका रॉन्ग होगा। इसे तो मैं कहता हूँ अगर आप में कॉमन सेंस है तो आप इसे ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। ये कह रहा है कि जनसंख्या लाभांश सुनिश्चित करने के लिए प्रजनन दर में वृद्धि। अब भाई साहब, यानी कि जनसंख्या का जो लाभ होगा वो कब होगा? जनसंख्या का लाभ तभी होगा ना जब उनके पास रिसोर्सेज मतलब जो आपके रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर प्रजनन दर में वृद्धि होगी तो बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे और जितने ज़्यादा लोग होंगे जो आपके रिसोर्सेज होंगे उतने ही कम होंगे, तो फिर जनसंख्या का क्या लाभ हुआ?
इसीलिए तो कहते हैं कि कम बच्चे पैदा करो ताकि विकास हो सके, विकास हो सके। लेकिन विकास होगा कैसे? हमारे यहाँ तो लगे पड़े हैं, मतलब एक से बढ़ के एक सूरमा पैदा कर रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं। बिहार में तो कह रहे हैं कि गर्व की बात है, हम 10 किए, हम 15 किए, हम 20 किए, मतलब टीम ही खड़ी कर देंगे पूरे, ओलंपिक में भेजेंगे उनमें से फिर ये। तो जन इसे तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो ना यार, क्योंकि प्रजनन दर में वृद्धि होगी तो जनसंख्या लाभांश होगा ही ऐसे। प्रजनन दर में वृद्धि से कुछ भी लाभ नहीं होता है आपका, इसे तो आप पहले एलिमिनेट करो, तो आपका 1, 3 और 4 जो है वो आपका करेक्ट होगा। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी 2000 को जनसंख्या स्थिरीकरण, प्रजनन, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्यों के साथ लागू किया गया है। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी was launched by the government of India to address the challenges of population stabilization, reproductive health and improving the quality of life। यानी कि एक बेहतरीन जीवन, स्वस्थ जीवन होना चाहिए और जनसंख्या पर नियंत्रण लगाओ। काफ़ी आपने खेल खेल लिया, अब आप रिटायर हो जाओ, अब लॉग आउट कर दो गेम से। लॉन्च आपका ये कब लॉन्च हुई आपकी ये? तो ये 22 अप्रैल 2000 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय 2045 तक इसका जो जनसंख्या है वो स्थिर हो जाए आपकी, फिर ज़्यादा ना बढ़े। इसके लिए अब मोदी जी क्या कर सकते हैं? मोदी जी आएंगे आपके पास, नहीं क्रांतिकारी प्रक्रिया नहीं, ऐसा मत कर। अब घर में लगे पड़े हैं रात को, मोदी जी क्या कर सकते हैं? मोदी जी आके बोलेंगे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, जनसंख्या बढ़ जाएगी। अब मोदी जी कितनों के पास जाएंगे, और कितनों के पास जाएंगे तो फिर हो सकता है मोदी जी के साथ भी कुछ, आपको पता है उनके स्वास्थ्य में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि कितनी जगह जाएंगे इंडिया में, आपको पता है कितने सारे लोग रहते हैं। आज शायद कुछ हो रहा था, शायद आज अयोध्या का जो भगवान श्री राम का मंदिर है वहाँ पे कुछ मंत्र वगैरह पढ़े जा रहे थे, तो वहाँ के जो मतलब पुजारी जी वगैरह जो भी थे, पंडित जी वगैरह, तो वो मूर्ति की तरफ नहीं देख रहे थे, वो मोदी जी बैठे हैं तपस्या में और वो मोदी जी की तरफ देख के मंत्र पढ़ रहे थे, जैसे कि यही भगवान हो। क्या बोले यार, छोड़ो, पढ़ना है हमें तो, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है और मुझे आपको पढ़ाना है। तो आपकी जो एनबीपी थी, इसका जो की फोकस था वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड सर्वाइवल यानी कि ज़्यादा बच्चे ना मरे, वुमेन्स एम्पावरमेंट, ये आपका काफ़ी अच्छा मुद्दा है। ऐसी चीज़ों में वैसे सभी अच्छे मुद्दे हैं ये हमारा मेन फोकस था इसके तहत। स्ट्रेटजी जो थी वो ये थी कि टारगेट फ्री अप्रोच, डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन और आईईसी कैंपेन्स। आर्टिकल से जो रिलेटेड है वो आपका 21, 15, 3, 39 का EF 47 और 51A, ये आपके आर्टिकल हैं। एक्सपेक्टेड TFR 2.1 बाई रिप्लेसमेंट लेवल, यानी कि एक तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला ध्यान रखना है, पॉपुलेशन का जो स्टेबलाइजेशन है बाई 2045 तक, यानी जनसंख्या का स्थिरीकरण, ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से NPP 2000 से। फिर आपका आता है कि विच पाथवे इन सेलुलर रेस्पिरेशन जनरेट्स द मोस्ट एटीपी। कोशिकीय श्वसन में कौन सा मार्ग सबसे अधिक एटीपी उत्पन्न करता है? तो वो आपका इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पन्न करती है आपका एटीपी। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ए सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस एंड मोलेक्यूल्स इन द इनर mitochondrial membranes that transfer electron from NADH and FADH to molecular oxygen, producing ATP via ऑक्सीडेटिव। आपका जो एटीपी का उत्पादन करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, एक श्रृंखला है जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और अणुओं से बनी है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है एंड क्रिस्टी सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं और ईटीसी की दक्षता बढ़ाते हैं। तो ये आपका प्रोड्यूसिंग एटीपी वाया ऑक्सीडेटिव साइक्लोलिसन, ये इसका इंपॉर्टेंट इसके कुछ काम है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपका मतलब झिल्ली में प्रोटीन का परिवहन वगैरह करती हैं। फिर आपका आता है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कालानुक्रमिक क्रम में से व्यवस्थित करें कि पहले कौन सी हुई, बाद में कौन सी हुई, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। वो फर्स्ट है आपकी ईस्टर्न जनरल काउंसिल मीटिंग 2022 में जो हुई थी। फिर आपका आता है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ट, फिर फर्स्ट सेंट्रल जनरल काउंसिल मीटिंग। तो ये आपकी 3 चीज़ों को आपको देखना है और बताना है कि ये कब कब हुई। तो ये कैसे कैसे हुई, देखो, जो आपका राज्य पुनर्गठन गठन आयोग है, आपका अधिनियम है, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, वो आपका 1956 में आपको पता मतलब पारित हुआ। उस समय आपको पता है कि पोट्टी श्रीरामुलु एक नेता हुआ करते थे आंध्र प्रदेश में, उन्होंने क्या आमरण अनशन कर दिया। उससे पहले आपका आंध्र प्रदेश नहीं था, उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाओ। लेकिन जब वो मर गए तब फिर आंदोलन काफ़ी आपका मतलब हिंसा हो गई, वॉयलेंस हो गई। तो फिर नेहरू चाचा ने कहा कि आयोग बैठाओ और देखो कि हमें राज्य को पुनर्गठन करना चाहिए।
फिर इसके बाद 1956 में आपको पता है कि फिर आंध्र प्रदेश बनता है, पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था। तो ये आपकी 1956 में हुआ था। ये जो आपकी मध्य क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक है, फर्स्ट सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग, इसके बारे में बात 1956 में की गई थी, लेकिन ये हुई कब थी? तो ये 1957 में हुई थी, 1957 में। तो ये इसका क्रम है BCA। अब आपका देखते हैं ईस्टर्न जोनल जो काउंसिल मीटिंग है वो क्या है। इसकी जो 25वीं बैठक है उसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ने की 2022 में। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक, इसके अध्यक्ष अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री थे। वैन वेयर कब और कहाँ? तो ये दिसंबर 2022 में कोलकाता में आयोजित हुई। इसके सदस्य कौन थे? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ये आपके जो ईस्टर्न के जो आपके स्टेट हैं वो इसके पार्ट थे। के जो प्रमुख इशू थे वो भारत बांग्लादेश सीमा पे सुरक्षा और अवैध घुसपैठ। आपको पता है काफ़ी सारे जो रोहिंग्या हैं वो इलीगल रूप से इंडिया में आपको पता है आ रहे हैं। तो उनके बारे में जो आपकी बॉर्डर की सिक्योरिटी है उसको देखे कि कांगलूज को कैसे रोका जाए, क्योंकि आपको पता है कांगलूज कहते हैं ट्रिकिश ब्यूटी प्लीज बोलते हैं ना। वो भी काफ़ी उसमें मीम बना रहे हैं, सोलो हंटर वाले, आप देखने एक बार कोई टाइम मिले तो आपको। राज्यों के बीच जल साझेदारी कि लड़ना नहीं है, पानी सबको मिलेगा। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में माओवाद गतिविधियों की समीक्षा और जानकारी साझा करना। जब पता है माओवादी नक्सलवादी जो होते हैं उनके बारे में ये है। फिर आपका स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 का है, भारतीय राज्यों की सीमाओं को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने का कानून था। ये कब लागू हुआ? तो 31 अगस्त 1956 को पारित और 1 नवंबर 1956 से प्रभावी। प्रशासनिक कुशलता यानी बढ़ाने और यानी कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं बढ़ाने के लिए और भाषाई मांगों को संतुष्ट करने के लिए जो लैंग्वेज के आपकी बेसिस पे जो मांगे आ रही थी आपकी, जैसे वो बोले ना, ए मराठी बोल, यावत मराठी बोला, मराठी बोला। फिर आपको पता है दक्षिण में तो कन्नड़ीज, कन्नड़ बोलो, मतलब कर्नाटका में तो आपको पता है कि बेंगलुरु में जो कैब वाले होते हैं वो तो उनका तो वो तो वॉर कर देंगे आपके साथ। चले मत जाना कभी वहाँ जाके बोल देना हाँ मैं सीख लूँगा भाई, बड़े खतरनाक लोग हैं। और बोलते हैं कि हम सभी भारतीय भाई बहन हैं। क्या भाई बहन हैं? कौन से भाई बहन हैं? तो फिर औरत कहाँ से लाएं? पाकिस्तान से विवाह करने के लिए औरत कहाँ, मतलब जो महिलाएं विवाह करने के लिए? तो ऐसा भी नहीं होता है, ये सारे ढकोसले हैं काफ़ी सारे। तो इंडिया में आपको पता है अभी अखंडता जो आप पढ़ते हो संविधान में, लेकिन है कहाँ इंडिया में अखंडता? भी कई सारे स्टेट हैं जो अलग होने की मांग कर रहे हैं। इधर पंजाब कह रहा है कि अलग हमारा दर्जा दो, वहाँ केरला कहता है कि केरल पहले है, इंडिया बाद में है, हम जो नॉर्थ वाले हैं उससे ज़्यादा अच्छे हैं। फिर ये नॉर्थ वाले उनको रोस्ट करते हैं, उधर जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उनको मोमो मोमो कहते हैं। उनमें भी अलग ही टशन है, वो कहते हैं कि हम तुमसे सुपीरियर हैं। कहीं लैंग्वेज के बेसिस पे लोग लड़ रहे हैं, यहाँ मराठी बोल, यहाँ कन्नड़ बोल, यहाँ तेलुगु बोल, अलग अलग डिमांड है लोगों की, अलग अलग जगह जाएंगे। यानी लोगों को लड़ने का एक मतलब मुद्दा चाहिए। कभी धर्म के नाम पे लड़ेंगे, कभी जाति के नाम पे लड़ेंगे, कभी भाषा के नाम पे लड़ेंगे, कभी कुछ नहीं होगा तो ऐसे ही लड़ेंगे। मारा मारी नहीं, मारा मारी नहीं, मत लड़ो यार। क्यों लड़ना है? शांति से बैठ जाओ। इससे अच्छा मोटू पतलू देख लो, उसमें वो समोसे खाएगा मोटू, ये लो मोटू समोसे खाओ और शुरू हो जाओ, तो वही कर लो। तो इसमें जो प्रमुख प्रावधान थे वो आपके नए राज्यों का निर्माण, जैसे केरला, बॉम्बे, मध्य प्रदेश। 5 क्षेत्रीय परिषद जो आपकी उनका स्थान, मतलब जो जोनल काउंसिल्स हैं उनकी स्थापना। जोनल काउंसिल्स की संरचना जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष होंगे उसके, और प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, यानी हर एक स्टेट का CM और 2 मंत्री और सलाहकार। जोनल काउंसिल की बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। राज्यों के बीच सहयोगी शासन और विवाद समाधान के लिए मंच, भाषाई संघर्ष को कम करना, ये आज तक कम नहीं हुआ है, उस समय की बात थी। क्षेत्रीय विकास और राज्यों के बीच सामंजस्य बढ़ाना, ये उसकी कुछ बातें थी। फर्स्ट सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग, पहली केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद बैठक का जो निर्माण है वो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। क्षेत्रीय सदस्य जो आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये वाले आपके हैं। इसके पहली बैठक यानी जो फर्स्ट मीटिंग है वो 1957 में हुई थी। अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष होते हैं इसके, और मुख्यमंत्री हर साल उपाध्यक्ष के रूप में। उद्देश्य और भूमिका यानी पर्पज और रोल क्या है? राज्यों के बीच विवाद यानी जो लड़ाई झगड़े हैं उनको कम करना, उनका सॉल्यूशन निकालना। परिवहन यानी जो ट्रांसपोर्ट वगैरह, आपके जो बॉर्डर और जो आपकी सोसाइटी से संबंधित जो आपकी योजनाएं वगैरह हैं, प्लानिंग वगैरह, उनके बारे में डिस्कस करना। क्षेत्रीय सहयोग और प्रशासनिक सामंजस्य बढ़ाना, यानी कि जो आपका रीजनल कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना। केंद्रीय क्षेत्र के राज्यों में संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जो बीच के आपके क्षेत्र के राज्य हैं इंडिया के मैप में उनके साथ। अगला प्रश्न था आपका, कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 एक के तहत
संपत्ति के अधिकार के कानूनी चरित्र को सबसे सटीक वर्णन करता है। तो वो है कि एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है जो केवल कानून के प्राधिकार द्वारा ही वंचित करने की अनुमति देता है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट दैट परमिट्स डिप्राइवेशन ओनली बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ध्यान रखना, ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ये पहले आपका एक फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था मूल रूप से। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये मौलिक अधिकार हुआ करता, यानी फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन फिर आपको बताया कि 44वां जो आपका अमेंडमेंट है, 44 नंबर का जो आपका अमेंडमेंट था, संशोधन, जो आपका कब हुआ था, 1978 में। उसके बाद इसको क्या है कि कानूनी अधिकार बना दिए, कानूनी अधिकार बना दिया इसके बाद। इस समय आपको बताया कि जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई वगैरह। तो उस समय की ये बात है, ये उन दिनों की बात है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा अनुमत प्रक्रिया के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 300 ए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी देता है कि दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द देयर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कानून के बिना कोई भी उन्हें, उनसे ये नहीं कि ये तेरी जमीन है मैं यहाँ पे कब्जा कर लूँगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती नहीं कि किताब में कुछ और होता है, ग्राउंड पे कुछ और होता है। पैसा खिला दो पुलिस को, पुलिस तो आती नहीं है लड़ाई झगड़ों में। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि पहले अगर मान लो दो पार्टी को है ना लड़ाई करनी है, हो सकता है आपके वहाँ पे होगा, फाइट करनी है, तो एक पार्टी पहले जाएगी, और जो आपका थाना होता है ना, चौकी, वहाँ जाके पैसे जमा करा देंगे, ये यहाँ आप तब तक मत आना। फिर ये लड़ देंगे, फिर आपकी पुलिस आएंगी और बोलेंगी अरे क्या हुआ, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा, इतनी देर तक कहाँ थे आप। संपत्ति के अधिकार कानूनी अधिकार है, नहीं कि मौलिक अधिकार। प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट्स, नॉट फंडामेंटल राइट्स। संसद और राज्य विधानसभाएं सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति का नियमन या अधिकरण करने वाले कानून बना सकती है। पार्लियामेंट एंड स्टेट जो आपके लेजिस्लेचर्स कैन इनेक्ट लॉज टू रेगुलेट और एक्वायर प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पज, यानी सार्वजनिक उपयोग, मान लो कुछ सड़क वगैरह बनानी है, तो फिर वहाँ जो आसपास घर होंगे, जो प्रॉपर्टी होंगी, उनको आपको बताया कि पार्लियामेंट यानी जो संसद और जो राज्य विधानसभाएं हैं वो खरीद लेंगी, पैसा दे देंगी। लेकिन जो चीज़ें बननी है पब्लिक वेलफेयर के लिए वो तो बन के रहेंगी। तो केवल ये ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें बताई गई हैं। फिर आपका आता है कि किसी दृढ़ पिंड के लिए किसी दिए गए घूर्णन कक्ष अक्ष के विपरीत किसी कण का कोणीय वेग है, और रिजिड बॉडी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज। तो अक्ष से इसकी दूरी के व्युत्क्रमण, जो आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है वो ये गलत है, इसका सही होगा आपका सभी कणों के लिए समान, द सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। कोणीय वेग उस दर को दर्शाता है जिस पर कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूमती है। यह बताता है कि किसी वस्तु की कोणीय स्थिति समय के साथ कितनी तेजी से बदल रही है। Angular velocity is the rate at which an object rotates about an axis. It represents how quickly the angular position of an object changes with time. यानी कि समय के साथ कितनी तेजी से बदल रही है। काफ़ी लोग बदल जाते हैं समय के साथ, ये तो फिर भी वस्तुएं हैं। इसके जो प्रकार हैं आपको पता है, स्थिर कोणीय वेग यानी कांस्टेंट एंगुलर जो आपकी वेलोसिटी है। उदाहरण क्या है इसका, पंखे की पंखियां समान गति से घूम रही हैं। फिर आपका परिवर्तनशील जो कोणीय वेग होता है, एंगुलर स्पीड चेंजेस विद टाइम, यानी जो वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी होती है। उदाहरण क्या है इसका, कार का पहिया जो स्थिर गति पकड़ रहा हो। अगला प्रश्न आया था आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है। ये विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रासंगिक है। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम places emphasis on the use of technology to ensure the authenticity of evidence. This is particularly relevant for। तो इसमें ऐसा क्या नया हुआ है अभी 2023 में जो आया है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें पुराना जो 1872 वाला था उसमें इसने चेंज ये किया कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो होते हैं आपके, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उसको ऐड किया गया है। अब आपको पता है आज की डेट में कुछ भी हो जाए तो आप उठाया फ़ोन आपने और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया कि देखो ये आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, तो बड़े बड़े अफसर की आपको पता है आज की डेट में वर्दी उतर जाती है। इतना आज सोशल मीडिया का एक पावर है, ये एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है आपका। तो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं से पूछी जा रही है काफ़ी बार कि यही यही आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, डिजिटल एविडेंस जो है आपका। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आपका 2023 वाला है, भारत का नया साक्ष्य कानून है, न्यू लॉ ऑफ एविडेंस दैट रिप्लेसेस द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित किया है। ये डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की को पूर्ण वैधानिक मान्यता देता है और आधुनिक न्याय व्यवस्था के लिए अनुरूप बनाया गया है। इट मॉडर्नाइजेज रूल्स ऑफ एविडेंस
स्पेशली गिविंग फुल लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वाला। कानून से प्रमुख बदलाव क्या हुए हैं, जो 1872 वाला था उसमें चेंज क्या हुआ है, एक तो पुराने और जो आपके अप्रासंगिक प्रावधान है जो अब उसका कोई मतलब नहीं है वो हटा दिए गए हैं। डिजिटल रिकॉर्ड को पूर्ण वैधानिक दर्जा मिला है, यानी डिजिटल रिकॉर्ड्स गिवन फुल लेजिटिमेसी, आपकी जो लेजिटिमेसी उसे फुल दी गई है। तकनीक अनुकूल साक्ष्य अधिनियम, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली इन्वेंटरी रूल्स, न्याय प्रक्रिया तेजी होने की संभावना, ये तो कभी नहीं होगी, बस संभावना ही है। प्रमुख तथ्य जो आपकी फैक्ट्स 2023 में इसे पास किया गया और जो ये लागू हुआ आपका 1 जुलाई 2024 को। एंड इसने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया। टोटल सेक्शन इसमें 170 है और इसका जो एम है वो है टू मॉडर्नाइज द रूल्स ऑफ एविडेंस स्पेशली डिजिटल रिकॉर्ड्स। ये आपका इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न था आपका वन नेशन वन राशन कार्ड से। रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज assertion एंड रीजन मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। द वन नेशन वन राशन कार्ड इंश्योर्स पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, इट यूजेज आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो दोनों ही सही हैं आपके। ये इसलिए आपकी योजना लॉन्च की गई है कि मान लो कुछ काम करने वाले प्रवासी लोग हैं जो आपके यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, श्रमिक, कभी यहाँ कभी वहाँ, जो आपके वर्कर वगैरह जो होते हैं, लेबर वगैरह, तो वो कभी यहाँ से कभी वहाँ चले गए, तो उन्हें दूसरे राज्य में भी ना अनाज मिल सके, जो गेहूँ वगैरह जो भी आपको मिलते हैं राशन के माध्यम से, जो राशन मिल सके। तो अगर एक राष्ट्र एक राशन होगा तो आप चाहे एमपी से यूपी चले जाओ लेकिन आप वहाँ भी ले सकते हो। तो ये इसका इम्पोर्टेंट रोल है, क्या ले सकते हो, सभी लेते हैं जो लेने योग्य हैं। कुछ ज्ञान लेते हैं, कुछ राशन लेते हैं, कुछ और लेते हैं। देशव्यापी पोर्टेबिलिटी, लाभार्थी देश में कहीं भी अपने कार्ड से राशन ले सकते हैं, मतलब इंडिया में कहीं भी। और ईपीएस दुकानों पे ई पीओएस जो मशीन से आधार आधारित आपका प्रमाणीकरण होता है। प्रमुख तथ्य क्या है इसे वन नेशन वन राशन कार्ड से। अगस्त 2019 में इसे लॉन्च किया गया था और पूरे भारत में जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो 2022 में होता है, पूरे भारत में 2022 में लागू हुई थी। मिनिस्ट्री कौन सी इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका खाद्य मंत्रालय वाला है वो। बेस्ट ऑन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस, प्रारंभ हुआ आपका अगस्त 2019 में, पूरे देश में ये 2022 में लागू हुआ। मंत्रालय है आपका उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। आधार IMPDS, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस। ये इसके कुछ आपके क्विक फैक्ट्स देख लो इसके। स्कीम वन नेशन वन राशन कार्ड 2019 में आपकी हुई और ऑल इंडिया 2022 में आधार और ईपीओएस के आधार पे इसका होता है। NFS से जो हाउस होल्ड है वो लाभार्थी हैं। प्रवासी श्रमिक जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से तमिलनाडु चले जाओ लेकिन वहाँ भी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न चेराव से था। चेराव द बम्बू डांस परफॉर्म्ड यूजिंग क्रॉस्ड बम्बू स्टिक्स इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट। चेराव बांस की छड़ियों का उपयोग करके किया जाने वाला बांस नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य, तो वो मिजोरम का है। ये आपका बम्बू डांस है मिजोरम, ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा इसमें। तेरह मिजोरम का प्राचीन और प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल डांसेज ऑफ मिजोरम, पॉपुलरली नोन एज द बम्बू डांस। इसे आमतौर पर बांस नृत्य कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स डांसर्स स्किलफुली स्टेपिंग बिटवीन क्लिपिंग बैम्बू पोल्स, क्रिएटिंग रिथमिक एंड विजुअली स्ट्राइकिंग पैटर्न्स। ये नर्तक चलायमान बांस की लाठियों के बीच लेबद्ध कदम रखते हैं जो मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य बनाता है। बांस की लाठियां बम्बू पोल्स, टू ग्रुप्स, दो समूह कार्य करते हैं। जो आपके पुरुष होते हैं वो जमीन पर लंबी बांस की लाठियों को खोलते और बंद करते हैं, ऑपरेट लॉन्ग बम्बू पोल्स ऑन द फ्लोर। और महिलाएं लाठियों के बीच लयबद्ध नृत्य करती है, डांस बिटवीन देम। वो आदमी उसे जिम्मेदारी संभालते हैं उन लकड़ियों की, और जो लाठियां होती हैं और महिलाएं उनके बीच नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न था आपका, व्हाट इज ए की फैक्टर असिस्ट इन द ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025। तो वो आपका रक्षा बजट है। अब फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कल्चरल इफेक्ट, हेल्थ केयर का उतना नहीं है। रक्षा बजट आपको पता है, डिफेंस बजट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी के लिए है फायर पावर। जितना अच्छा रक्षा बजट होगा उसी हिसाब से तो आपकी अच्छी रैंकिंग आएगी। ग्लोबल फायर पावर 2025 145 देशों की सैन्य ताकत का आकलन पावर इंडेक्स के आधार पर करता है। नंबर जितना छोटा होगा उतनी शक्ति ज़्यादा होगी। टॉप 4 जो कंट्रीज हैं आपकी, फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका जो 0.0744, आपको पता है इसके पास मैसिव डिफेंस बजट है। अमेरिका का जो रक्षा बजट है ना वो सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत बड़ा अंतर है। ग्लोबल रीच, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, लार्ज नेवी एयरफोर्स है अमेरिका के पास। रशिया का जो है वो
0788, यही सेम चाइना का है। आपको पता है कि रशिया के पास लार्ज मैन पावर है और चाइना के पास भी मैसिव मैन पावर है, स्ट्रॉन्ग लैंड फोर्सेज, आर्टिलरी और लॉजिस्टिकल कैपेसिटी, नेवी, एयर पावर, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये आपकी चाइना के पास। इंडिया का जो आपका 0.1184 है। लार्ज एक्टिव पर्सनल, यानी इंडिया के पास काफ़ी बड़ी सेना है। ग्रोइंग डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, नेवी, ये काफ़ी इंडिया के पास अभी ना भी रहे अभी। अगला प्रश्न आया था कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का सही वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। लाभ और हानि को साझा करने वाले श्रमिकों या आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व में, ये आपका सही होगा। ऑन बाय वर्कर्स और सप्लायर्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। यानी होता क्या है, आपका जो कोऑपरेटिव आपके सेक्टर होता है, सहकारी उद्योग, इसका एक ही फंडा होता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। यानी अगर लाभ भी होगा तो साथ में होगा और हानि भी होगी तो साथ में होगा, क्योंकि इसमें कोई एक मतलब मालिक नहीं होता है आपका, सभी इसमें मालिक होते हैं, सभी बराबर होते हैं इसमें। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्रीज ओन्ड, मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड collectively by a group of people for mutual benefit, not for maximizing private profit। सहकारी क्षेत्र उद्योग वे उद्योग हैं जिन लोगों के समूह द्वारा सामूहिक रूप से स्वामित्व, यानी एक एक आदमी नहीं कर रहा है, काफ़ी सारे लोग मिलकर इसको चला रहे हैं और इसका मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि पारस्परिक लाभ होता है, यानी हर एक बंदे को लाभ मिले, ये नहीं कि एक ही को लाभ मिल रहा है। नहीं, जब मलाई खाने का अवसर आए तो ये नहीं कि आप अकेले ही पूरी मलाई चट कर जाएं, मलाई सबको खानी मिलेगी। यही तो होता है आपके जो इंडिया के दफ्तर होते हैं उसमें हर एक भ्रष्टाचार करता है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ये होता है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता लेकिन यहाँ सभी मिलके बांट के रहते हैं, खाते हैं लाभ जो भी होता है आपका। दिस इंडस्ट्रीज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हम तो डूबेंगे सनम, तो मैं भी लेके डूबेंगे। वन मेंबर वन वोट, यानी कि एक सदस्य एक वोट, इस सिद्धांत पे काम करते हैं। म्यूचुअल हेल्प एंड सोशल वेलफेयर, सहयोग और सामाजिक कल्याण। कुछ आपके जो मतलब आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर है उसके उदाहरण है, एग्जाम्पल है। एक तो आपका डेयरी कोऑपरेटिव्स, आपका डेयरी सहकारी, अमूल, लार्जेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव यानी विश्व प्रसिद्ध दूध सहकारी संस्थान। आपको पता है कि आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड जो है आपका। शुगर कोऑपरेटिव्स, चीनी सहकारी उद्योग, महाराष्ट्र की चीनी सहकारी मिलें, महाराष्ट्र शुगर मिल्स। फिर आपका हैंडलूम कोऑपरेटिव, हैंडलूम सहकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थान, खादी ऑर्गेनाइजेशंस, विलेज कोऑपरेटिव, ये आपके एग्जाम्पल है। फिर आपका क्वेश्चन था कि एजुकेशन इज नाउ प्लेस्ड अंडर विच लिस्ट आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट। तो 42वें संशोधन के बाद शिक्षा को किस सूची में रखा गया, तो समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में, जो हमने कहाँ से ली है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ध्यान रखना, जहाँ कंगारू काफ़ी रहते हैं। यहाँ आपको पता है सिडनी, पर्थ, मेलबोर्न वगैरह, जहाँ क्रिकेट काफ़ी प्रसिद्ध है, ग्राउंड है वहाँ पे। तो ये आपका संशोधन था 42वां, ये 1976 में हुआ था जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी आपकी। 5 विषय जो हैं वो चेंज किए गए थे, आपको पता है इसके, राज्य सूची के, और उसमें डाले गए थे समवर्ती में। भारत का संविधान 7वें अनुसूची के अंतर्गत विषयों को 3 सूची में विभाजित करता है, जबकि 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है आपकी, 3 लिस्ट। आपकी यूनियन लिस्ट जिस पे पार्लियामेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट जिस पे आपकी राज्य विधानसभाएं, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं, यानी पार्लियामेंट और राज्य विधानसभाएं दोनों। यदि टकराव होगा तो केंद्र का कानून माना जाएगा, राज्य का निरस्त हो जाएगा। यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, लॉज मेड ओनली बाय पार्लियामेंट, केवल पार्लियामेंट ही इस पे कानून बना सकती है। मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी हो गई आपकी, परमाणु ऊर्जा हो गई, न्यूक्लियर में यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी हो गई आपकी, डिफेंस बजट वगैरह, रेलवे वगैरह, करेंसी वगैरह, ये आपकी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं। ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट थे लेकिन अभी 100 हैं, 100 है। इंक्लूड एरियाज रिक्वायरिंग यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी। स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, सब्जेक्ट्स फॉर स्टेट, लॉज मेड ओनली बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य विधानसभा बनाती हैं। इश्यूज ऑफ लोकल रीजनल इंटरेस्ट, यानी कि जो क्षेत्रीय महत्व के जो मुद्दे होते हैं उन पे बनाते हैं ये, यानी कि राज्य के भीतर क्या क्या परेशानी है उन पे। ओरिजिनली इसमें 66 आपके सब्जेक्ट थे लेकिन अभी 61 है। 5 जो हैं वो आपके इसमें से निकाल के कॉन्करेंट में डाल दिए थे 42वें संशोधन में, इससे कॉन्करेंट में 47 से 52 हो गए। और ये जो आपकी राज्य सूची है इसमें आपातकाल की स्थिति हो, अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो, आपातकाल में केंद्र इस पे कानून बना सकता है, ध्यान रखना, आपातकाल में केंद्र कानून बना देता है इस पे। वैसे इसके बारे में मैंने भी कल ही पढ़ाया है, पे डिटेल अलग वीडियो बनाया है मैंने, आपातकाल में केंद्र कानून बना सकता है, वो इंटरेस्टेड वाला, और ये तीनों सोचे मैंने डिटेल में समझाई, जाके देख लेना, SSCR चैनल पे आपको मिल जाएगी यहीं पे। आपातकाल में केंद्र कानून बना सकता है इस पे, ध्यान रखना। फिर आपकी कंकरेंट लिस्ट आती है,
समवर्ती सूची, बोथ सेंट्रल स्टेट कैन लेजिस्लेट, दोनों बना सकते हैं। बोथ पार्लियामेंट स्टेट कैन मेक लॉज, दोनों बना सकते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट यूनियन लॉ प्रिवेल्स, यानी अगर लड़ाई झगड़ा दोनों में हो जाएगी किसका मान्य रहेगा तो फिर वो केंद्र का रहेगा। ओरिजिनल इसमें 47 थे, लेकिन अभी जो है वो 52 हैं आपके। जो सब्जेक्ट 5 जो चेंज हुए थे आपके वो कौन कौन से हैं, जो स्टेट लिस्ट से आपकी कंकरेंट लिस्ट में आ गए? एक तो आपका एजुकेशन शिक्षा, फॉरेस्ट वन, वेट और मेजर्स यानी तौल और माप, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स वन्य जीवों का संरक्षण, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस न्याय प्रशासन, ये आपके कुछ 5 विषय थे जो चेंज हुए थे। अगला प्रश्न था कि 2024 में शुरू किए गए जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचे एनएफसीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज लॉन्च्ड इन 2024, तो वो था आपका टू डिलीवर सेक्टर स्पेसिफिक क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, क्षेत्र विशिष्ट जलवायु सूचनाएं प्रदान करना, सेवाएं प्रदान करना। यानी कि ये नहीं कि आप ऑल इंडिया का मौसम बता रहे हो कि हाँ अच्छा है अच्छा है, आपको हर एक क्षेत्र में कि राजस्थान में कैसा है, अभी बारिश आने वाली है, अभी पश्चिम बंगाल में बारिश नहीं आएगी, वहाँ पे ममता बनर्जी हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा कर रही हैं, साउथ में कन्नड़ीज कनगड़ीज आपके लड़ रहे हैं, मराठी क्षेत्र में वहाँ पे मारवाड़ियों को बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मतलब ये तो आपकी मौसम संबंधी चीज़ें नहीं है, लेकिन जो मौसम से संबंधित चीज़ें होती है कि आपके यहाँ बारिश हो सकती है, भारी तूफान आ सकता है। आपने देखा होगा कि आपके जो मोबाइल पे मैसेज भी आता है कि अगले 24 घंटे में आपके क्षेत्र में तड़ित झंझा के साथ भारी तूफानी बारिश होने की संभावना है। तो वो सारे जो आपके मैसेज हैं वो 2024 में ये जो क्लाइमेट सर्विस के लिए जो आपकी चेंज की गई थी इसका NFCS, उसका मेन उद्देश्य है और उसी के तहत आपके ये मैसेज आते हैं। NFCS इंडिया एक राष्ट्रीय ढांचा है जिसे भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका मकसद है विज्ञान आधारित जलवायु निगरानी और पूर्वानुमान सेवाओं का उत्पादन। पूर्वानुमान यानी पहले ही बता दें कि भैया भूकंप आने वाला है, यहाँ से निकल लो, कल्टी मार लो। वितरण और उपयोग में बेहतर बनाना, इससे क्या है कि काफ़ी सारे जो आपके हादसे होते हैं, ट्रेजिडी होती है, उनको उनसे मतलब पहले ही बचा जा सकता है, एस्केप किया जा सकता है। पृथ्वी की पपड़ी में ऑर्गन का उत्पादन किसके माध्यम से होता है? तो वो आपका जो K40 यानी पोटेशियम 40 का जो से होता है, वो जो खत्म होती है तब उसके हनन से ये होता है अर्थ की क्रस्ट में। अगला प्रश्न आपका हुमायूं के टॉम्ब से है। हुमायूं का मकबरा पहला प्रमुख मुगल उद्यान मकबरा था और इसने सीधे ताजमहल के डिजाइन को प्रेरित किया। इसने चारबाग उद्यान लेआउट और दोहरे गुंबद वाले मकबरे की शैली पेश की जो बाद में मुगल वास्तुकला की विशेषता बन गई। हुमायूं's tomb was the first major मुगल गार्डन tomb and directly inspired the design of the ताजमहल। इसने ताजमहल की जो डिज़ाइन है उसको प्रेरित किया, उसको इंस्पायर किया। एंड इसको जो बनाया था, मतलब इसको किसने बनवाया था, इसकी हुमायूं की जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, विधवा हमीदा बानो बेगम, यानी कि अकबर की अम्मी ने बनाया था। और जो आपका वास्तुकार था वो था आपका मिर्जा वो गयास, गयास जो था वो था। और ये दोनों ही कथन सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है आपका। आगे चलते हैं। हुमायूं's टॉम्ब दिल्ली में 1565-1572 के बीच बनाया गया था। ये पहला विशाल गार्डन टॉम्ब था जिसने आगे आने वाले मुगल वास्तुकला के सभी स्मारकों विशेषकर ताजमहल की नींव रखी। ये मकबरा हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया और मीरक मिर्जा गियास एक फारसी वास्तुकार ने डिजाइन किया, यानी ये आपका गियास है यहाँ पे, ध्यान रखना, मिर्जा गियास। इसकी प्रमुख जो फीचर हैं, विशेषताएं हैं, वो एक तो ये लाल बलुआ पत्थर and यानी कि जो आपका रेड सैंडस्टोन होता है वो, और जो आपका वाइट संगमरमर होता है का मिक्स में है ये। पर्शियन और इंडियन जो आपकी आर्किटेक्चर जो है आपकी वास्तुकला है उसका बेहतरीन नमूना है ये। ऊंचा चबूतरा प्लिंथ जिस पे पूरा मकबरा खड़ा है, डबल डोम यानी द्विगुना गुंबद है जो ऊपर की ओर होता है, जाली कार्य, मेहराबें, केंद्रीय कक्ष, आसपास विस्तृत चारवान उद्यान। इसे 1993 में यूनेस्को में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था, ध्यान रखना। मुगल आर्किटेक्चर से आपका कुछ देख लेते हैं, यानी मुगल आपकी कला थी, निर्माण कला। वो मुगल आर्किटेक्चर जो आपका 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत में विकसित हुआ एक भव्य स्थापत्य शैली है जिसने पर्शियन, सेंट्रल एशियन और इंडियन ट्रेडिशंस को जोड़कर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को सबसे उन्नत रूप दिया। मुख्य विशेषताएं जो विशाल गुंबद डोम्स, विशेषकर ओनियन शेप्ड। आपने देखा होगा कि जो ताजमहल वगैरह को आप देखोगे तो ऊपर का जो हिस्सा है वो प्याज की तरह नहीं लगता आपको, ओनियन की तरह ऊपर का, तो वो गुंबद बोलते हैं उसको, जो ऊपर की ओर रहता है ना वो, विशेष करके, है ना, उसे गुंबद बोलते हैं, ध्यान रखना। बड़ी आपकी जो गेटवेज होती हैं, मेहराब होती हैं, जो जो आपके बड़े गेटवे होते हैं वो। और फिर आपकी समरूपता यानी सिमेट्री और परफेक्ट ज्योमेट्री,
पित्राद्युरा संगमरमर पे रंगीन पत्थर की जड़ाई, यह मुगलों की एक प्रसिद्ध कला थी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपका रेड सैंडस्टोन और जो वाइट संगमरमर था उसका बेहतरीन इसमें यूज हुआ है। ऑक्टेगोनल चैम्बर्स, अष्टकोणीय कक्ष। फिर आपके डेकोरेटिव चट्टिस और जाली एंड पोलिग्राफी, ये इसमें आपका ऐड था। निर्माण सामग्री जो आपका रेड सैंडस्टोन यानी लाल बलुआ पत्थर, वाइट मार्बल यानी कि वाइट संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर, विशेषकर शाहजहाँ के समय ग्लेज्ड टाइल्स और प्रीशियस स्टोन्स फॉर इनले, तो ये इसमें यूज हुआ था, ध्यान रखना। काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। हुमायूं का मकबरा, मिर्जा मीरख गयास के बनाने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंशियंट रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन इज नोटेड फॉर इट्स हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, किस प्राचीन शासक का प्रशासन अपनी अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, आपको पता है, जो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। इन्होंने 322 में, कहीं कहीं 21 भी मिलेगा आपको, 21 BC में जो आपका मौर्य डायनेस्टी है उसकी स्थापना करी, मौर्य वंश की। और फिर इन्होंने कब तक शासन किया? इन्होंने शासन किया आपका 298 BC तक। फिर एंड में आपको बताया इन्होंने श्रवण बेलगोला में जो संथारा पद्धति होती है जैन धर्म के तहत, उसके अंतर्गत भूखे रहते हुए ये इन्होंने प्राण त्याग दिए। समुद्रगुप्त जो है इन्हें इंडिया का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो वो VS स्मिथ ने कहा है, जो इतिहासकार हैं आपके। भारत का नेपोलियन कहा है इन्हें। हर्षवर्धन जो है आपको बताया कि पुष्यभूति वंश के महान शासक थे। तो भारत का नेपोलियन VS स्मिथ ने कहा है, ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने कहा है। हर्षवर्धन, जिनका शासनकाल 618 से 647 के आसपास था ईस्वी, इस समय इसी समय पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें हराया था। 618 से नहीं यार, थोड़ा से पहले, ये शायद 609 है शायद मेरे हिसाब से। ये करना पड़ेगा एक बार मेरे को। 609 ही कर लो आप, ये काम तो इसको 609 कर लो। ये कर दूंगा एक बार, वैसे मैं आपको अगर बताओ तो कमेंट कर देना। तो 609 से 647 और 618 के आसपास तो वो पुलकेशिन द्वितीय और इनके बीच युद्ध हुआ था, जिसमें रवि कीर्ति लिखता है उसमें अभिलेख में कि हर्षवर्धन हार जाते हैं इसमें नर्मदा के किनारे। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास को सही ढंग से दर्शाता है? करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो वो है आपका रागों का विकास जातियों से हुआ। बेहतर महल वेंकटा माखी द्वारा रचित था। आपका रागाज इवोल्व फ्रॉम जातिस, 72 मेल आवाज भाई वेंकट माखी, तो ये कुछ इसमें ऐसे इनका विकास हुआ। उत्तर भारत में फारसी मध्य एशियाई प्रभाव से आपका हिंदुस्तानी संगीत, और दक्षिण भारत में शुद्ध भारतीय परंपरा का संरक्षण। वो क्या था कि सबसे पहले जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वो आपको पता है कि वेदों में था, मतलब सामवेद में, उसके बाद नाट्य शास्त्र से उत्पत्ति हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको पता है नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारे आक्रमण हुए, और अलग अलग जो फारसी मध्य एशियाई सेंट्रल एशिया लोग आए, फिर ये सब मिल के हिंदुस्तानी आपका म्यूजिक बना। और दक्षिण भारत में जो आपका मेनली प्रॉपर इंडियन थे आपके, उन्होंने प्रोटेक्शन रखा, तो वो कार्नेटिक म्यूजिक है। हिंदुस्तानी की जो ग्रोथ है वो दरबारी संगीत, सूफी संगीत, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी में भी तानसेन जैसे महान संगीतज्ञ, जिनका असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे। ये आपको पता है कि अकबर के नवरत्न थे रामतनु पांडे। इनकी कुछ कृतियां हैं, यानी जो इनकी इन्होंने कुछ लिखा है, क्या क्या लिखा है इन्होंने? मियाँ मल्हार, मियाँ दी ठुड्डी, ऐसा कुछ करके और लिखा है इन्होंने, मियाँ मल्हार वगैरह इन्होंने कुछ लिखा है। कार्नेटिक ग्रोथ, राग आधारित भक्ति संगीत, त्रिमूर्ति त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षित, आपका दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। और इसके जो फादर बोलते हैं कार्नेटिक म्यूजिक का, वो आपको था पुरंदर दास को। क्विक समरी देख लेते हैं। ओरिजिन जो है सामवेद से था, और फिर आपका जो साइंटिफिक फाउंडेशन हुआ था, आपका साइंटिफिक फाउंडेशन वो नाट्य शास्त्र में, फिर बाद में हिंदुस्तानी और कार्नेटिक में बढ़ गया। मुगल पीरियड में आपको पता है हिंदुस्तानी काफ़ी विकास हुआ। और मॉडर्न जो है आपका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट और ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। लॉन्ग जंप से आपका एक क्वेश्चन आया था कि इसके जो चरण होते हैं, इसके फेजेस होते हैं, उन पे मतलब फेजेस पे ध्यान दीजिएगा क्या होते हैं। कंसिडर द एथलीट अटेंस मैक्सिमम मोमेंटम बाय रनिंग ऑन द रनवे बिफोर टेक ऑफ, ये तो जाहिर सी बात है कि एथलीट टेक ऑफ से पहले रनवे पे दौड़ के सबसे बड़ा क्षण प्राप्त करते हैं। जी, टेक ऑफ के दौरान एथलीट संतुलन बनाए रखने के लिए कमजोर पैर से धक्का देते हैं? नहीं, कमजोर पैर से उतनी स्पीड नहीं होती ना भाई, पावरफुल पैर चाहिए। तो आपका फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट होगा, ओनली एक सही है, केवल एक सही है। लॉन्ग जंप एक एथलेटिक्स का खेल है जिसमें खिलाड़ी दौड़ कर गति प्राप्त करता है और फिर टेक ऑफ बोर्ड से यथासंभव दूरी कर लेता है। वैसे मैं भी दौड़ जाऊंगा क्योंकि मैंने रिस्क लिया है। हो सकता है कि मैं कभी न्यायालय में खड़ा मिलूं, तो आपको वहां आना है और आके आपको गवाही देनी कि नहीं सर ने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया था, जो आप इन पे ऐसा एक्शन ले रहे हो सकता है हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, डर की जड़ें खत्म।
लैंडिंग रेत के गड्ढे में होती है और दूरी टेक ऑफ लाइन से लैंडिंग के सबसे नज़दीक निशाने तक मापी जाती है। वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरुषों में 8.95 मीटर का है और महिलाओं में 7.52 मीटर का है। इसके फेजेस जो होते हैं, पहले तो दौड़ होती है आपकी अप्रोच रन। खिलाड़ी 18 से 22 स्टेप में अधिकतम नियंत्रित गति बनाता है, बढ़िया एक स्पीड से आता है। और टेक ऑफ बोर्ड तक परफेक्ट आपका स्ट्राइट पैटर्न लेता है, लंबे लंबे पैर जो भी रखता है वो। फिर टेक ऑफ एक पैर से जोरदार पुश करता है, शरीर ऊपर और आगे की दिशा में धकेला जाता है। एक्सप्लोजिव पावर प्लस एंगल ऑफ टेक ऑफ 18 डिग्री और 22 डिग्री का जो एंगल है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, आइडियल माना जाता है। फ्लाइट यानी उड़ान चरण, फिर वो हवा में रहता है। हवा में रनिंग या हैंग टेक्निक आपको पता है, जैसे वो पैर रख के उछलता है तो फिर वो हवा में रहता है। फिर हम थे हवा में। शरीर की स्टेबिलिटी बनाए रखना, संतुलन बिगड़ा तो दूरी कम हो जाती है। फिर लैंडिंग, पैरों को आगे बढ़ा के सैंड पिट में उतरना, कुछ गिरने से पीछे गिरने से दूरी कम ना हो। खिलाड़ी शरीर को आगे रोल करके पीछे निशान बनने से रोक सकता है। मैरी कॉम्स मोस्ट रिसेंट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल वाज वॉन एट विच टूर्नामेंट? मैरी कॉम ने अपना सबसे हालिया अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक किस टूर्नामेंट में जीता था? तो वो प्रेसिडेंट कप आपका इंडोनेशिया जो है इस यहाँ जीता था। और मैरी कॉम की जो आपको पता है ऑटोबायोग्राफी है वो अनब्रेकेबल है, ध्यान ही होगा आपको। मैरी कॉम भारत की सबसे सफल महिला फीमेल जो बॉक्सर है आपकी, जिन्हें मैग्निफिसेंट मैरी बोला जाता है, ध्यान रखना। ये मणिपुर से आती हैं। जन्म इनका जो कांग थे मणिपुर में, ग्रामीण परिवार में ये पली बड़ी, रूरल एरिया में। शुरुआत में एथलेटिक्स में रुचि थी इनकी, लेकिन बाद में इन्होंने फिर बॉक्सिंग को चुना। 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है ये। एशियन गेम मेडलिस्ट हैं। कॉमनवेल्थ यानी जो आपके राष्ट्रमंडल खेल है उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। ओलंपिक 2012 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। और मल्टीपल एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने टाइटल जीते हैं। इनको पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। अनब्रेकेबल अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी ये इनकी है, इनकी मैरी कॉम की, इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द अनब्रेकेबल मैरी कॉम who never let anything come between her and her quest for winning. She worked hard and showed the world that with mere hard work and utmost dedication, it is possible for even a farmer's daughter to become the world's leading woman boxer. इस पे शायद प्रियंका चोपड़ा ने मतलब लीड रोल में रहते हुए मूवी भी बनाई मेरे हिसाब से। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासन को किन दो अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन पेश किए? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या, घरेलू स्तर पर कंपनी का संविधान और भारत में प्रादेशिक नियंत्रण, इसमें इन्होंने चेंजेस किया। कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन एट होम एंड टेरिटोरियल कंट्रोल इन इंडिया। ये क्या था कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये ब्रिटिशर्स जो वहाँ ब्रिटेन में थे उनको प्रॉपर हिसाब नहीं देते थे और यहाँ काफ़ी भ्रष्टाचार करते थे। तो इनको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने ये एक्ट पारित किया था फर्स्ट टाइम। रेगुलेटिंग एक्ट जो था आपका 1773 वाला, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया पहला ऐसा कानून था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना शुरू किया। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सुपरविजन ओवर द कंपनीज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, यानी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। और पहला जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो वॉरेन हेस्टिंग था, ध्यान रखना। 3 सदस्यीय एक्सिक्यूटिव आपकी जो काउंसिल बनाई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, डिसीजन मेकिंग बॉडी जिसे बोलते हैं। बाद में ये पिट्स इंडिया एक्ट में आपको पता है आगे चल के और इसमें चेंजेस होंगे। इसमें क्या कि प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और जो मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी उनको बंगाल के अधीन कर दिया गया, क्योंकि बंगालियों को काला जाता था इसलिए। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, यानी केंद्रीय प्रशासन की, क्योंकि पहले ये अलग अलग, बॉम्बे में अलग डिसीजन, मद्रास में अलग डिसीजन, बंगाल में अलग डिसीजन। लेकिन फिर क्या कि बंगाल के ये सारे अंडर में आ गए, तो फिर एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में आपको पता है 1774 में स्थापित किया पहली बार। और इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो एलिजा एम्पे थे। ब्रॉट ए फॉर्मल ब्रिटिश जुडिशल सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में गौरव का जो न्याय सिस्टम था वो लॉन्च हुआ। कंपनी ऑफिशियल्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड, कंपनी के सर्वेंट को प्राइवेट ट्रेड, ब्राइब लेने यानी जो घूस लेते थे ना, जो आपको पता है रिश्वत वगैरह, गिफ्ट लेने से रोका गया। करप्शन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कंपनी टू रिपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, कंपनी को अपना रिवेन्यू यानी जो पैसा, टैक्स, सिविल मिलिट्री अफेयर्स की रिपोर्ट जो है वो संसद को देनी होती थी, ब्रिटिश संसद को। अगला प्रश्न था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज वाटर शेयरिंग ट्रीटीज विद इट्स नाइबर, जिसके पड़ोसियों के साथ जो इसकी संधि है, जल संधियां इंडिया की उनसे। 1996 में नेपाल के साथ हस्ताक्षरित महाकाली संधि में काली नदी और पंचेश्वर परियोजना के एकीकृत विकास के प्रावधान शामिल हैं। और 1996 में जो बांग्लादेश के साथ हस्तांतरित गंगा जल संधि है
पूरे वर्ष फरक्का में गंगा जल के बंटवारे की अनुमति देती है। पूरे वर्ष आपको नहीं लगता ये काफ़ी एक्सट्रीम यूज हुआ है यहाँ पे? इतना तो पॉसिबल होता नहीं है, कभी पानी कम भी तो होता होगा। तो सेकेंड वाला आप करोगे, केवल एक सही है। यानी कि द महाकाली treaty signed with Nepal in 1996 includes provisions for integrated development of the Mahakali River and the Pancheshwar project। आपका जो 1996 की जो महाकाली जल संधि भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी के सम्मान और न्यायपूर्ण उपयोग के लिए की गई थी कि बराबर हिस्सा बटेगा। इट इंटीग्रेट्स शारदा बैरेज, टनकपुर प्रोजेक्ट, पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अंडर 1 संधि के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि महाकाली नदी का पानी का बरोबर इक्विटेबल शेयरिंग हो, बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ में नियंत्रण ला सके। पंचेश्वर जो पर्पज आपका प्रोजेक्ट था का संयुक्त विकास, दोनों देशों के लिए हाइड्रो पावर और सिंचाई क्षमता का विकास किया गया, विस्तार किया गया। प्रमुख प्रावधान जो थे आपके महाकाली रिवर एज ए बाउंड्री रिवर, नदी को दोनों देशों की शेयर्ड बाउंड्री रिवर माना गया। पानी के उपयोग में आप दोनों देशों ने इक्वल राइट्स कि तेरा भी बराबर मिलेगा, आपको भी मेरे को बराबर मिलेगा। शारदा बैरेज जो 1920 का एग्रीमेंट था उसे इंटीग्रेटेड, नई संधि ने पुराने 1920 के एग्रीमेंट को शामिल किया। नेपाल को शारदा बैरेज से निर्धारित मात्रा में पानी दिया जाता है। टनकपुर बैराज एग्रीमेंट इंटीग्रेटेड, 1991 के टनकपुर समझौते को संधि का हिस्सा बनाया गया। नेपाल को बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हुई। सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, संयुक्त हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है आपका। पावर जनरेटेड टू बी शेयर्ड इक्वली, 50-50 होगा। प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड हाइड्रो पावर, फ्लड कंट्रोल और जो आपका इरीगेशन है ऐसी चीज़ों को। और जॉइंट कमीशन, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए संयुक्त आयोग। इसका महत्व क्या है? भारत और नेपाल के जल सहयोग की सबसे मजबूत संधि, बिजली उत्पादन से म्यूचुअल बेनिफिट, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में बड़ा योगदान। शेयर्ड वाटर गवर्नेंस का मॉडल। अगले आती है आपकी जो गंगा वाटर ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ 1996 में। यह संधि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बैराज पर गंगा नदी के जल बंटवारे के लिए 30 ईयर्स का जो लॉन्ग एग्रीमेंट है। इट इंश्योर्स प्रेडिक्टेबल शेयरिंग ऑफ ड्राई सीजन फ्लोज। प्रमुख प्रावधान जो आपके प्रोविजंस वो क्या क्या हैं? 30 ईयर्स वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट 1996 से शुरू, दीर्घकालीन स्थिर पानी बंटवारा कि 30 साल तक इतना इतना पानी बटेगा। ड्राई सीजन एलोकेशन जनवरी से मई, कम फ्लो होने पर अल्टरनेटिंग वीकली शेयरिंग लागू। गारंटेड मिनिमम फ्लो, बांग्लादेश को न्यूनतम एश्योर्ड वाटर की इतना तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। क्रिटिकल मंथ्स में भी सप्लाई सुनिश्चित होती है। फिर आपका प्रश्न आया था खेलो इंडिया के एसएल के आईसी वर्टिकल के अंतर्गत केवीएस के जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं साझेदारी में कितने केंद्रीय विद्यालय को गोद लिया गया था, अडोप्टेड किया, मतलब अडोप्ट किया गया था? तो वो 4 केंद्रीय विद्यालयों को अडोप्ट किया था इन्होंने, और ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न था सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित द एडवेंचर्स ऑफ काकाबाबू खंड 1 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ काकाबाबू वॉल्यूम 1 बाय सुनील गंगोपाध्याय। रहस्य और सांस्कृतिक विषय पर आधारित जासूस काकाबाबू पर आधारित एक अग्रणी बंगाली उपन्यास है, तो ये आपको बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। स्वतंत्रता पश्चात भारतीय शासन पर एक राजनीतिक व्यंग्य, नहीं गलत है। बंगाल में लेखक के स्वतंत्रता संग्राम, नहीं ये भी गलत है, ओनली फर्स्ट। इसमें क्या काकाबाबू नाम से एक कैरेक्टर इन्होंने डिजाइन किया था सुनील गंगोपाध्याय जी ने, तो इसके आधार पे काफ़ी इन्होंने कहानियाँ रचती। ये क्या है कि एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं लेकिन बहुत ही साहसी हैं और काफ़ी इन्होंने एडवेंचर किए लाइफ में, तो उन्हीं की ये कहानी है। काकाबाबू बंगाल के प्रसिद्ध काल्पनिक साहसी नायक हैं, यानी फिक्शनल हैं आपके, जिन्हें उपन्यासकार यानी जो सुनील गंगोपाध्याय ने बनाया है। ही इज ए डिसेबल्ड येट फियरलेस एडवेंचर्स नोन फॉर इंटेलिजेंस, यानी काकाबाबू की मस्ती देख रहे हो, करेज एंड थ्रिलिंग एक्सप्लोरेशंस। मुख्य चरित्र की प्रोफाइल, जो मेन कैरेक्टर है आपका राजा राय चौधरी, पूर्व पद आर्कियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी। पहचान, एक पैर से दिव्यांग, काकाबाबू का पूरा नाम बता रहे हैं, लेकिन साहस, विवेक और अद्भुत विश्लेषण क्षमता के मालिक, यानी कि ये पूरा पहले ही सोच लेते हैं क्या होने वाला है। साथ ही उनका सोंटू, उनका भतीजा, एवरी एडवेंचर का कंपेनियन, यानी हर एडवेंचर में साथी। स्वभाव काम थिंकर, यानी शांति से सोचते हैं। रिस्क टेकर, रिस्क लेते हैं, रिस्क है तभी इसका है। एक्सपर्ट इन हिस्ट्री, इतिहास में बड़े ही माहिर हैं। ज्योग्राफी, सर्वाइवल, यानी कि कैसे इनको सर्वाइव करना है वैसे, यानी कि बंगाल के बियर गिल्स आप इनको बोल सकते हो काल्पनिक रूप से। कुल किताबें लगभग 36 से अधिक साहसिक उपन्यास हैं इसी पे, एक टॉपिक पे, यानी काका बाबू पे। पहली कहानी जो आपकी भयंकर सुंदर है, भाषा बांग्ला है। थीम्स है जो इसकी वो एडवेंचर, मिस्ट्री, हिस्ट्री, एक्सप्लोरेशन और ग्लोबल ट्रेवल ऐसे हैं इस पे। काका बाबू सीरीज बच्चों और युवाओं के में बेहद लिए लोकप्रिय है, काफ़ी फेमस है ये। इसमें कभी ये हिमालय जाते हैं,
कभी राजस्थान, कभी अंडमान निकोबार, अलग अलग है। किस भारतीय राजनीतिक नेता ने 2025 में पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर एक विशेष सत्र को संबोधित किया? इंडिया के जो लीडर थे वो नरेंद्र मोदी थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इसे संबोधित किया, ध्यान रखना। COP30 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन। COP30 2025 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जहाँ दुनिया भर के देशों ने क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन और एडेप्शन के लिए बैठक की। मुख्य जो फोकस था आपका वो ग्रीन हाउस गैसों को कम करना था, रिन्यूएबल जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है और क्लीन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना, क्लाइमेट फाइनेंस एंड डेवलपिंग कंट्रीज को काफ़ी सहायता, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने का प्रयास। मुख्य तथ्य होस्टेड बाय TBD, संयुक्त राष्ट्र निर्धारित करेगा। क्या बात है। पार्टिसिपेंट्स यानी 190 प्लस कंट्रीज, आउटकम नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, NDCs को अपडेट करना। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स इन्वॉल्व्स बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द स्लीपिंग मटेरियल? निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूस्खलन में फिसलने वाली सामग्री का पीछे की ओर घूमना शामिल होता है? आपको पता है कि भूस्खलन क्या होता है? जब नीचे की ओर कुछ चीजें पर्वत से मतलब बहती हैं, गिरती हैं, तो कोई सामग्री जो पीछे की ओर घूमती घूमती है वो स्लंप कहते हैं, उसको ध्यान रखना, स्लंप। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी? तो वो है प्रति वर्ग किलोमीटर लोग, पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में, पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोग। इसे 1000 में मापा जाता है, 1000, यानी कि मतलब 1000, इसमें 1000 में नहीं मापते हैं, इसे मापते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में। 1000 पे तो वो बर्थ रेट, डेथ रेट वो मापते हैं। इंडिया में आपको पता है 2011 की जो सेंसस थी, यानी जो आपकी जनगणना थी, जनगणना जनगणना के तहत इंडिया की जो डेंसिटी है, यानी इंडिया की, वो आपकी थी कितनी? 382, 382। इंडिया में हाईएस्ट जो थी वो बिहार की थी, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी वो थी आपकी 1106, जो आपकी हाईएस्ट थी, ध्यान रखना, यानी सबसे ज़्यादा यही थी हाईएस्ट। ज़्यादा जो आपकी लो थी वो अरुणाचल प्रदेश की थी, अरुणाचल प्रदेश की, वो केवल 17 व्यक्ति थे पर स्क्वायर किलोमीटर, जो लोवेस्ट थी आपकी। अब आप कारण भी देख सकते हो, इसके कारण क्या है कि कहीं पे ज़्यादा कहीं कम। तो यहाँ पर्वतों में कौन नहीं रहता, और इसके लिए वैसे मैंने अलग से क्लास करवा रखी है पॉपुलेशन की, अभी करवाई कल परसों में हंटर सीरीज में, तो वो देख लेना, आपका अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अगला आपका जनसंख्या विस्फोट से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब होता है? जब मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है लेकिन जन्म दर ऊंची रहती है। बिल्कुल सही बात है ये। और स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार में तुरंत बदलाव आता है, ये सत्य लेकिन नार सत्य है। होता क्या है कि जब मतलब मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आएगी, मान लो कि पहले 100 लोग मर रहे थे, लेकिन अब गिरावट आ गई मृत्यु दर में, तो मान लो 20 लोग ही तो मर रहे हैं अब। पहले जहाँ 100 मरते थे, माइनस हो रहे थे, अब यहाँ केवल 20 ही मर रहे हैं। उच्च जन्म दर हो रहती है, यानी कि पहले यहाँ 200 प्लस हो रहे थे, अब यहाँ वापस 300 प्लस हो रहे हैं, यानी कि 100 बढ़ गई। तो अब पता है कि जनसंख्या विस्फोट होगा, एक तो मर रहे हैं पहले से कम, और ऊपर से पहले ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ ना आपका। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग में जनरेटिव डिजाइन को लागू करने के मूलभूत उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्लाइंग जनरेटिव डिजाइन इन एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग, तो वो है आपका न्यूनतम द्रव्यमान और अधिकतम संरचनात्मक लचीलेपन के लिए यांत्रिक विन्यास का अनुकूलन। ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स इन सेल इज, कोशिकाओं में लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो वो अंतःकोशीय पाचन है, आपका इंटरसेलुलर डाइजेशन है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन्स एंड बाउंड ऑर्गेन सेल्स, ऑर्गेनेल्स इन यूकेरियोटिक जो आपकी सेल्स होती हैं उसमें, दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वे सेल के अंदर कचरा मतलब कचरा प्रबंधन और पाचन का काम करते हैं, कचरे को मैनेज करते हैं और पाचन करते हैं कोशिका के अंदर। कोशिका के भीतर पाचन, लाइसोसोम डिग्रेड्स प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, जो आपके लिपिड्स हैं उनको फैटी एसिड में, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको सिंपल शुगर में। हेल्प्स सेल रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, आत्मपाचन, ऑटोफेगी, यानी डैमेज ऑर्गन सेल्स जो होती हैं उसको डाइजेस्ट करके सेल क्लीन रहता है, ध्यान रखना, करता है। अगला प्रश्न आपका अनुच्छेद 270 से है। अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे को नियंत्रित करता है, जिसमें GST से प्राप्त आय भी शामिल है। ये आपको बिल्कुल सही है। 121 संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 270 में संघीय करों GST से प्राप्त राजस्व का वितरण का प्रावधान शामिल है। आफ्टर द 101 Constitutional Amendment, Article 270 includes provisions for distributing revenue from union taxes and GST। तीसरा आपका है कि GST क्षतिपूर्ति उपकर भी अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र राज्यों के बीच साझा किया जाता है। तीसरा वाला रहोगे आपका नहीं किया जाता इतना। फर्स्ट और टू जो आपका करेक्ट है।
आर्टिकल 270 भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो राज्यों में केंद्र और राज्य द्वारा एकत्रित करों को वितरण निर्धारित करता है। इट डील्स विद प्रोविजंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स टू मेंटेन फिस्कल बैलेंस। कर वितरण का दायरा ये है कि यूनियन गवर्नमेंट ने भले ही कर लगाया हो लेकिन उसको स्टेट के साथ भी बांटना पड़ता है कुछ कुछ करों को। और आर्टिकल 270 जो है वो स्पेसिफाइज द मैनर एंड परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो बताता है कैसा बटेगा कितना बटेगा। वित्त आयोग की सिफारिशें भी होती हैं, आपको पता है, फाइनेंस कमीशन की। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए जबकि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? में 2% की वृद्धि हो जाएगी लगभग, इंक्रीजेस बाय अप्रोक्सीमेटली 2%। अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, what is the maximum period for which a person can be held in police custody in total even if रिमांडेड पीरियडिकली बाय ए मजिस्ट्रेट? तो 15 दिन होते हैं जो प्रारंभिक रिमांड के लिए विस्तार योग्य, बाद में बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंडेबल होते हैं ये। ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के नामांकन में के लिए किसानों की आयु सीमा क्या है? व्हाट इज द एज रेंज फॉर फार्मर्स टू एनरोल इन द प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना? तो 18 से 40 वर्ष है आपकी, ये आपका करेक्ट होगा। उद्देश्य किसानों की वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। एक राशन आधारित पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य ये है। इट प्रोवाइड्स ए मिनिमम assured monthly pension to small and marginal farmers after the reach the age of 60। और अगर आप 60 से पहले मर गए तो क्या? फिर कुछ नहीं, टाटा गुड बाय, खत्म गया। पात्रता क्या होती है? स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर होते हैं आपके 18 से 40 वर्ष के बीच, लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर्स इनके पास होनी चाहिए। मस्ट बी नॉट कवर्ड अंडर एनी अदर पेंशन स्कीम, और किसी पेंशन स्कीम के अंदर नहीं आते होनी चाहिए। योगदान और लाभ क्या होते हैं इसमें कि फार्मर कंट्रीब्यूट्स, मतलब 55 और 200 रुपये जो है हर महीने ये कंट्रीब्यूट करते हैं, और जितना ये करते हैं उतना ही गवर्नमेंट ऐड करेगी। अगर आप 55 करोगे तो गवर्नमेंट भी 55 करेगी, अगर आप 200 करोगे तो गवर्नमेंट भी 200 करेगी। फिर क्या होता है कि जब आप 60 साल के हो जाओगे तो 3000 रुपये हर महीने मिलेंगे आपको। फैमिली बेनिफिट ऑन डेथ ऑफ फार्मर स्पाउस इज एलिजिबल फॉर 50% ऑफ पेंशन, यानी अगर पति मर गया है तो फिर जो उसकी पत्नी है सॉरी, अब थोड़ी तबीयत डाउन है तो काफ़ी देर से मैंने कंट्रोल किया है। तो अगर पति मर जाता तो पत्नी को मिलेगा, और LIC ऑफ इंडिया जो है वो इसे इम्प्लीमेंट करती है। उड़ान योजना, इसके दोनों कथन सत्य हैं। ये क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करती है, एयरलाइनों को वित्तीय वार्ता में अंतर्निधि प्रदान करती है, यानी कि सस्ते दामों में उड़ान भरने के लिए। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 के अनुसार इन दो शहरों ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, तो वो लंदन और न्यूयॉर्क है, जो टॉप 2 पोजीशन इन्होंने मेंटेन की है। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है और न्यूयॉर्क अमेरिका में आता है। हल्के उद्योगों के बारे में कौन सा कथन सही है? लाइट इंडस्ट्रीज के बारे में, तो उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने के लिए हल्के मतलब पदार्थों का उपयोग करेंगे। जाहिर सी बात है कि लाइट इंडस्ट्रीज जो हैं वो लाइट मटेरियल का उपयोग करेंगे। संविधान की अनुसूची 7 में शामिल हैं, तो वो 3 विधायी सूची हैं जिनके बारे में हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। यूनियन लिस्ट आपकी, स्टेट लिस्ट और आपकी कंकरेंट लिस्ट। अगला प्रश्न है कि एक तटीय शहर बढ़ते समुद्र के स्तर के जवाब में समुद्री दीवारें बनाने और इमारतों को ऊंचा करने की योजना लागू करता है। ये कार्रवाई मुख्यतः जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया की किस श्रेणी में आती है? तो वो क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, यानी कि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के तहत आती है। कौन सी विशिष्ट भौतिक मात्रा ये सुनिश्चित करती है कि उपग्रह निरंतर प्रणोदन के बिना अपनी कक्षा बनाए रखें? तो वो है आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कक्षीय वेग। ऑर्बिटल वेलोसिटी वह स्पीड है जो किसी वस्तु को ग्रह, उपग्रह या तारे के चारों ओर स्थायी कक्षा में बनाए रखने के लिए चाहिए। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन ऑर्बिट अराउंड ए प्लैनेट और सेलेस्टियल बॉडी विदाउट प्रोपल्शन। तो यहाँ पे आपके आज के जो टॉप 50 क्वेश्चन है उनका एंड होता है। अब मैं ये देखूंगा क्लास पे कैसा रिस्पॉन्स रहता है, उसके बाद ही मैं रिस्क लूंगा, वरना रिस्क के चक्कर में कहीं मेरा कुछ, मतलब माउंटेन ड्यू पीते पीते ही ना उठा ले मेरे को। मैं माउंटेन ड्यू खरीद रहा हूँ और पीछे से मेरे को करेंगे चल तेरे को थाने में बुलाएंगे माउंटेन ड्यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, 100% बनेंगे, तो पूरा देखा करो क्लास को। यहाँ तक आपने देखा तो आप सीरियस स्टूडेंट लग रहे हैं मेरे को। तो ऐसे आप काम, मतलब अच्छे तरीके से अपना काम करते रहिए, आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलेगा। आपका जो ये PDF होगी इसकी, वो आपको टेलीग्राम पे SSCR सर्च करना, वहाँ पे मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।